कम्युनिकेशन टुडे की वेबिनार श्रृंखला की 14वीं वेबिनार में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। वेबिनार की शुरुआत के पहले मैं हमारे इस आयोजन की आयोजन सचिव डॉक्टर उषा साहनी, जो मेरठ में शहीद मंगल पांडे पीजी गर्ल्स कॉलेज में अंग्रेजी विभाग में अध्यापन कार्य कर रही हैं, लगभग 1 दशक का अनुभव आपका अध्यापन का, उसके पहले कुछ निजी उपक्रमों में काम करने का आपको अवसर मिला। स्वयं साहित्य और की विभिन्न विधाओं में नियमित रूप से लिखती रही हैं। हाल ही में आपका एक काव्य संकलन प्रकाशित हुआ, उसके पूर्व एक कथा संग्रह, एक पुस्तक आलोचना की है और शेक्सपियर का आपका पीएचडी है। मैं डॉक्टर उषा साहनी से अनुरोध करूंगा कि वे आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना के माध्यम से करें। डॉक्टर उषा साहनी। धन्यवाद सर। सभी का स्वागत। मां शारदे के श्री चरणों में नमन करने हेतु 4 पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहती हूँ। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या श्वेत पद्मासना। ये आपके इस सुमधुर प्रस्तुति के साथ ही इस आयोजन को संचालित करने के लिए डॉक्टर उषा साहनी वापस आपके साथ है। जी, मैं आप ही को आमंत्रित करना चाहूंगी प्रोफेसर संजीव भानावत, जिन्होंने इस वेबिनार श्रृंखला की संकल्पना रखी, जिनके उपक्रमों की वजह से ही आज हम सब इस मंच के साथ जुड़े हुए हैं। और आज जो विषय हमने लिया है उस विषय के ऊपर दृष्टिपात करने हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर संजीव भानावत जी को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वो मुझे ध्यान रहा नहीं, बोलने की आदत ज्यादा ही है, तो मैंने मंच वापस हथिया लिया। आज हमारे चारों मित्र प्रोफेसर गिरीश रंजन तिवारी कुमाऊं विश्वविद्यालय में पत्रकारिता विभाग के अध्यक्ष हैं, डॉक्टर वर्तिका नंदा जो लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली में पत्रकारिता विभाग के अध्यक्ष हैं, और 2 मीडिया के क्षेत्र के जाने पहचाने नाम, श्री आदित्यकांत जो चंडीगढ़ में है टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ, और राजीव खन्ना जी जो विभिन्न संचार माध्यमों से जुड़े रहने के बाद अब स्वतंत्र लेखन से जुड़े हुए हैं, हमारे बीच में हैं। और जैसा कि आपको विदित है, हमारा आज का विषय विल प्रिंट मीडिया सर्वाइव। वस्तुतः इस लॉकडाउन के दौर में, जब एक दौर था सब लग रहा था सब कुछ थम सा गया है, और ये शायद मनुष्य की जिजीविषा का परिणाम था, उसका जुनून था कि उसने नए विकल्पों की तलाश की, अपनी उस शैक्षिक विचार विमर्श की परंपरा को निरंतर बनाए रखने के लिए। और इस तकनीकी क्रांति का यह प्रभाव था कि आज हम देश के अलग अलग हिस्सों में बैठे हुए हैं, बल्कि देश ही क्यों, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में। आपको ये जानकर के प्रसन्नता होगी कि आज के हमारे इस वेबिनार में अभी तक पृथ्वी सेंगर जो मेरी रिसर्च स्कॉलर भी हैं, फिल्मों के शिल्प और कथ्य पे वो काम कर रही हैं, उन्होंने मुझे अभी सूचना दी है कि 173 रजिस्ट्रेशन हमारे साथ हो चुके हैं, और 9 देशों के प्रतिनिधि हमारे साथ रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसमें इराक, म्यांमार, फिलीपींस, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया और लीबिया, इन राष्ट्रों से लगभग 12-15 प्रतिनिधियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। और मुझे नहीं पता कितने लोग इस आयोजन से जुड़ पाए हैं, लेकिन हमारी ये कोशिश होती है कि हम इस पूरे आज की इस चर्चा को रिकॉर्ड करें, और फिर जो ईमेल रजिस्ट्रेशन के माध्यम से हमें मिले हैं उन सबको वीडियो शेयर करें। तो इस विचार विमर्श को एक तरह से हम उस अंतर्राष्ट्रीय फलक पर पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और लगभग 20 राज्यों से
173 टोटल रजिस्ट्रेशन हमारे इस आज के आयोजन में हुए हैं। ये इस बात का संकेत है कि ये मनुष्य का जो उत्साह, उमंग, जुनून, जिजीविषा है, वो इन नाना झंझावातों के बीच भी किसी न किसी तरह से बनी रहती है। और यही सोच कर कम्युनिकेशन टुडे, जो जयपुर से हम पिछले 24 वर्षों से प्रकाशित कर रहे हैं, जिसकी हमेशा कोशिश रही है कि हम इसके माध्यम से नए शोधार्थियों को, उन्होंने जो कुछ काम किया है मीडिया शोध अनुसंधान के क्षेत्र में, उन्हें प्रकाशित प्रचारित करें। और यही सोच करके कुछ वरिष्ठ और युवा मीडिया कर्मियों, शोधार्थियों और जो इसके जिज्ञासु हैं, उनके साथ मिलकर के हम एक इस तरह के आयोजन को निरंतर चलाएं। महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर से आयोजन शुरू किया और आज इसकी 14वीं कड़ी के रूप में विल प्रिंट मीडिया सर्वाइव, इस पर हम बातचीत के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। वस्तुतः कुछ समय से ये बात की जा रही है कि क्या मुद्रित माध्यम जीवित रहेंगे। कुछ वर्ष पूर्व अमेरिका में ये घोषणा की गई कि प्रिंट मीडिया अगले 5 साल में समाप्त हो जाएगा। हालांकि जब तकनीक का इतना विस्तार नहीं हुआ था, डिजिटल माध्यमों की हम बात नहीं करते थे, तब भी कुछ बड़े समाचार पत्र समूहों ने, मीडिया समूहों ने अपनी कई पत्रिकाओं को बंद किया था। संयोग से आतिथ्य जी टाइम्स ऑफ इंडिया में है। टाइम्स ऑफ इंडिया एक दौर में मेरे ख्याल इस देश का सबसे बड़ा समाचार पत्र समूह रहा होगा, जब यूथ टाइम्स, धर्मयुग, पराग, माधुरी, न जाने कितनी पत्रिकाएं, दिनमान, इनके यहां से प्रकाशित होती थी। एक एक करके बंद होती चली गई। नवभारत टाइम्स से कुछ एडिशन भी बंद हुए। उसके कारण पाठ की रुचि का कम होना या मार्केटिंग का या कंपनी की अपनी पॉलिसी रही होगी, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, लेकिन उसकी शुरुआत उस समय भी हो गई थी जब बंद हुए। लेकिन डिजिटल मीडिया के विस्तार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रश्न को एक तरह से, इस भविष्यवाणी को कई हमारे जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी जो है वो डिजिटल मीडिया से जुड़ रही है। शायद इस कंप्यूटर क्रांति ने, अक्सर ये कहा जाता है कि बच्चों के खिलौने छीन लिए। उस बच्चा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ही अपने उन खेल कूद को देख रहा है, महसूस कर रहा है। वहीं डिजिटल रीडरशिप और उस कोरोना ने तो एक नया दौर हमारे सामने लेकर के आया। हमने जो हॉकर्स थे उनको मना कर दिया, हमारे घर में मत आना, 2-3 महीने का समय था। और उस समय फिर इस बात पर चर्चा हुई क्या प्रिंट मीडिया जीवित रहेगा। हमारी पीढ़ी अभी भी उन छपे हुए शब्दों को उन्हीं के साथ कहीं ना कहीं आत्मसात करती है। वो सवेरे चाय के कप के साथ अखबार पढ़ने का जो आनंद है, डिजिटल मीडिया ब्रेकिंग न्यूज दे सकता है, खबरों को तुरंत हमारे तक पहुंचा सकता है, लेकिन क्या वो जो एक संतुष्टि हमको मिलती थी अखबार पढ़ने के साथ, अखबार के पृष्ठों को पलटते हैं एक अपने खाली मूड में या अपने एक अपने आनंद से ही उन सारी चीजों का जिस तरह से रसास्वादन करते हैं, क्या डिजिटल मीडिया को जो पढ़ने की गति है, क्या कंप्यूटर या मोबाइल की स्क्रीन को इस तरह से स्क्रॉल करते हुए पढ़ने की प्रवृत्ति प्रिंट मीडिया के लिए घातक हो सकती है? बहुत सारी चुनौतियां इसके साथ जुड़ी हुई हैं। वेब मीडिया ने, अखबार हिंदुस्तान में भी विज्ञापनों की कमी आई, कई पत्रकारों की नौकरियां गई और अखबार डिजिटल एडिशन पर पॉपुलर होते चले गए। तो हमें लगा क्यों नहीं कुछ मीडिया शिक्षकों के साथ, कुछ पत्रकारों के साथ हम इस विचार विमर्श को आगे बढ़ाएं कि उनका अनुभव क्या कहता है। नई तकनीक ने, मोबाइल क्रांति ने मोबाइल में सारी सुविधाएं दे दी हैं। आज इस वेब मीडिया के थ्रू जो खबरें आ रही है उसमें ऑडियो भी है, वीडियो भी है और विजुअल प्रिंट भी है। तो ऐसे दौर में हम क्या ये जो एक प्रश्न उठा है, हम क्या सोचते हैं, इस पर शोध भी होने लगी है, इस पे कहीं विचार विमर्श भी होने लगा है। तो हमारे साथ मीडिया विशेषज्ञ हैं और वो क्या सोचते हैं इस पर अपन बात करेंगे। और कुछ जो आयोजक हैं उनके मन में यदि कोई सवाल हैं तो उन सवालों को भी आगे उठाएंगे। ये प्रतिभा प्रिया हमारे साथ हैं, उन्होंने स्क्रीन शेयर कर ली है। उनसे मेरा अनुरोध है कि कृपया आप इस स्क्रीन को बंद करें और नहीं हो रही तो लेफ्ट आउट होकर के दोबारा जुड़ जाएं ताकि इस आयोजन में व्यवधान नहीं हो। प्रियंका प्रिया यदि मेरी बात सुन रही हैं तो जो स्क्रीन शेयर उन्होंने की है इसको प्लीज वो बंद कर दें। चलिए आगे
कि इस कार्रवाई को संचालित करने के लिए हमारे जो एक्सपर्ट्स आज हैं उनका विधिवत परिचय कराने के लिए, उनको आमंत्रित करने के लिए डॉक्टर उषा साहनी। थैंक यू सर। प्रतिभा जी आप प्लीज, या थैंक यू सो मच। So as far as the topic is concerned, Professor Bhanawat has given a wide description about what we are going to discuss and what are the points that we need to really focus upon, so that this conversation, this discourse, this intellectual talk can be proved worth today. And we have a distinguished panelist amongst us. I would like to first of all invite Rajiv Khanna ji, who has got a fabulous experience in this media industry only. He's a freelance journalist presently stationed in Solan in Himachal Pradesh. He has got experience of almost 3 decades. Rajiv ji has worked upon diverse issues in various states and union territories like Gujarat, Punjab, Haryana, Delhi, Uttarakhand, and Himachal Pradesh. He has also covered a wide range of issues, right from defense to home ministries, along with considering minorities, caste issues, human rights issues, the most important and the vibrant one. He has worked across all 4 mediums of print, television, radio, and digital, with reputed organizations like BBC, The Asian Age, Times of India, Indian Express, The Tribune, and Catch News. These were only a few, but the list was quite lengthy, so just I had shortlisted them. Rajiv ji is presently also into the writing work and writing for platforms like National Herald, Down to Earth, and The Citizen. So we are fortunate to have such kind of personality amongst us. I would welcome Rajiv ji for your insight. Please. Thank you, everyone, and it's a pleasure being here. Would it be fine if I talk in bilingual terms, English and Hindi? As you wish, no issues with that, sir. Fabulous. That would be, I think that would be fantastic, since we have a very diverse participation over here. तो जब हम बात करते हैं, we are talking about the survival of print media. The thing is, आज हम survival की बात कर रहे हैं, but we must analyze कि how come print media moved through this ICU, where it is facing, its problem of survival. तो सबसे पहली चीज आती है कि हमको कुछ issues जो हैं, instead of being, talking about only niceties of a profession or the medium, we need to ask ourselves many things. तो चलिए हम 2-3 चीजों से बात करते हैं कि पहली चीज तो ये है कि आज सबसे बड़ा सवाल ये आता है जब हम compete कर रहे हैं टेलीविजन के साथ, अखबारों के साथ, आप मैगजीन्स भी हैं, वेब भी है और रेडियो भी है, क्योंकि पॉडकास्ट का समय भी आ गया है. So we need to ask ourselves कि why should someone purchase a newspaper today? And when we look at the youngsters, आज की डेट में there is a steep decline in youngsters taking to reading newspapers. And the thing is, the question again is, why should one purchase a newspaper? When we talk of journalism in that context, we talk about, the 5 W's and 1 H, why, when, where, why, when, where, what, how. So बाकी सब तो चला गया. It's gone to, what, when, where, तो चला गया. The only thing is the how and why. But क्या हमारे न्यूज़पेपर्स आज इस how and why को आंसर कर रहे हैं जब हम इश्यूज की बात करते हैं? एंड उसके लिए एक बहुत सीरियस मैटर जो आता है कि सबसे पहली चीज है द काइंड ऑफ रिक्रूटमेंट्स जो होती हैं. लुक एट द स्मॉलर टाउन्स, मुफस्सिल टाउन्स. आपके जो रिपोर्टर हैं, दे आर नॉट इवन मैट्रिकुलेट्स. दे आर बीइंग एम्प्लॉयड देयर and for the purpose of collecting ads, and you can't expect an under matric person to understand diverse and complex issues. आज चाहे हम फार्म बिल्स की भी बात करते हैं तो आई डोंट थिंक कोई मुफस्सिल टाउन में बैठा रिपोर्टर इसकी इंट्रिकेसीज को जानता भी होगा.
for the fact that he's not educated enough. He's been kept there just कि कोई politician आता है, आप उसका बयान लिखिए और भेज दीजिए और वो छप जाएगा. आप ये सोचिए कि कुछ समय से न्यूज़पेपर्स का जो पूरा एक वो चला था, एक पूरा ओरिएंटेशन था, that was to go hyper local. But has that served the purpose in any way? Today you have an edition coming for, for example, Jaipur, one edition, Jodhpur, second edition. And the thing is, it's just being used for various games. It is neither serving the reader nor the journalist. The problem is, if there's a good happening, some big happening in Jaipur, that is gathered in the Jaipur edition. But the fellow sitting in Jodhpur, I don't think he's, he gets to read that kind of news. And it serves various purposes, various interests that are working over there. So the main thing is, first thing, what are our recruitments? We need to recruit proper people. We must have a minimum level of recruitment, educational level, and it has to be like the olden days. आपकी भाषा पे पकड़ कैसी है, आपकी issues पे पकड़ कैसी है. And for that, the newspapers, first thing they have to do is they have to segregate these, departments. A journalist is not supposed to collect ads, because once he collects ads, he starts compromising on issues. वो क्या report करेगा? He will not be able to report anything. So this is one of the basic lacunas that we are facing over here. And the second thing is, since you have a semi-literate bunch of reporters and you say you want to go hyper-local, but hyper-local way, your job was to address local concerns. Whether it was, even if it is, problems of drinking water, sanitation, parks, hospitals, residents, can be anything, so many issues. But what do we get to read? We get to read headlines, Mata ka jagrata hua, bhaktjan jhume. Is it, is it what we purchase a newspaper for? We don't purchase it for that. And that is what we are getting. सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है हमारे यहाँ पर, जिस तरह की रिक्रूटमेंट है और जिस तरह की कवरेज है. हाइपर लोकल, whereas people should be taking stand on issues. I worked for a hyper local platform like Newsline in Chandigarh when it began. This paper was so liked by the people that we were getting stories in our lap. People used to call up for everything. Yes, hospital में ये नहीं हुआ, ये दवा नहीं मिल रही है, पानी नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है. That too for a city like Chandigarh, which is supposed to be the most developed city over here in India. Why can't this be done for smaller cities and towns? Instead of publishing Jagrans and this whole tendency of covering a small program, कि एक दुकान का इनॉग्रेशन हुआ और ऊपर फला 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 उपस्थित थे, just looking at कि भी ये फला 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 अपना नाम देखने के लिए अखबार पढ़ेंगे, that defeats the whole purpose of journalism. तो ये एक बहुत मेजर जो लकूना हम लोगों के साथ है वो है. दूसरी चीज जो आ गई है हमारे मतलब कि पेपर्स में, when we are talking of कि प्रिंट सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा, आपका जो coming back to the how and why, are we reporting things in depth? We are not. What do we report? बस जोधपुर से बीकानेर जा रही थी, खाई में गिर गई, 50 आदमी मर गए, 50 आदमी के नाम छाप दो. Do we even care to write कि उस सड़क की क्या कंडीशन थी? Do we even care to write कि उसपे मतलब बस की क्या कंडीशन थी, उसका फिटनेस सर्टिफिकेट था नहीं था? Because that is something that builds public opinion, and that is the role of a newspaper, which we are not doing. What we are actually doing in print media is कि अब हमने खुद एक we are on the move of हारा करी, और आज हम बोल रहे हैं कि ये जीवित रहेगा या नहीं रहेगा. सबसे बड़ा सवाल हम लोगों को अपने आप को पूछना है, चाहे हम अब इसकी सर्कुलेशन से कनेक्टेड है या मार्केटिंग से कनेक्टेड है या हम इसकी रिपोर्टिंग से कनेक्टेड है. एंड व्हाट काइंड ऑफ एडिटर्स डू वी हैव? वी आर टुडे हैविंग, जो एडिटर है वो इंस्टीट्यूशन कॉम्प्रोमाइज होकर मैनेजर बन चुकी है. एडिटर्स, वी शुड हैव एडिटर्स विद स्पाइन टू स्टैंड अप इंस्टेड ऑफ मैनेजर्स. उस वजह से पूरा प्रिंट मीडिया आज एक बिल्कुल मतलब अंधकार में बैठा हुआ है. आई एम नॉट काइंड ऑफ पेसिमिस्टिक कि ये सर्वाइव नहीं करेगा. इट विल सर्वाइव, बट देन वी हैव टू इवॉल्व आवरसेल्व्स. वी हैव टू compete with the web, जहां पर अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे मैं भी लिखता हूं. We have to write in-depth stories explaining everything. We have to write that kind of stories. We have to, be choosy about what subjects we take. We have to do away with all this, marketing. We have to recruit proper people. It has to have a completely new orientation. I think that's enough for now. I'll come back later. Thanks very much. Thank you so much, sir. It was marvelous, because the points that you discussed here, they definitely
target upon the education, the perfect knowledge that a journalist should possess. Because if the W's and the H's, they are not well taught or learned, how we can really comment upon or can fight upon this, that whether this kind of print media particularly is going to survive or not. If the quality is there, if what is being demanded is going to be delivered, there is no way out that these things can be taken away. Then you talked about the entire thing, that this scenario, because there is no way out that any system or any kind of a thing is not going to undergo a change. Changes are always supposed to be there. You cannot keep yourself stagnant at a position. So when the changes are there, along with what you are doing at present, you need to carry forward with what new is coming and to maintain that balance that is missed. So within the duration, within the perfect timing, you had completed your talk. That was marvelous. Plus to that, the points very genuinely you have quoted, which really need to be worked upon. If they will be, definitely there won't be. As far as Rajiv Khannaji's deliverance was there, definitely we can be optimistic that this is not going to die. It will survive. Thank you so much, sir, for your wonderful insight. I would like to call upon the next speaker, Aditya Kantji. I hope I am not wrong with the surname, sir. Aditya ji is okay, right, sir. Aditya ji is a journalist with 25 years of experience in print media, presently based at Chandigarh and working as senior assistant editor with the Times of India. Born and brought up in Hills, a beautiful city. Always, whenever you want a change, you can definitely go over there. So that's a positive thing here. He started his career with a daily newspaper in Shimla as a reporter cum sub-editor before moving to Delhi, where he worked with Weekly Sun and then Delhi Times. Later, he worked with Hindustan Times at Chandigarh, DNA Jaipur, and in the Times Group at Ahmedabad. Before coming back to Chandigarh, he has done a postgraduate degree in English and mass communication. I would like to quote here, I'm also a PG in English, and my teacher is also here, Professor Joya. Thank you so much for being here with us, ma'am. Also, Aditya ji has recently completed the work on a suspense thriller fiction novel. Besides, he's also working on another book, which is again a work of fiction and is about ghost stories from Hills. Wonderful, sir. Looking forward to read both the fictions. I welcome you on this platform for your delivery. Thank you, sir. Welcome, sir. Please unmute yourself. Sir, your mic is, yeah, and kindly unmute yourself. No, still it is not working, sir. Yeah. Yeah. Thank you so much, Dr. Usha, for such an elaborate introduction. And thank you, everybody. And it's an honor to join here. In fact, it's a very good topic, and taking forward from where Rajiv had left, I think he has talked about one particular aspect, and I would like to go into certain other issues which are also very important. And for a layman, I'll just give you, see, the newspaper or the print media, it has to work. We have to look into two aspects primarily. One is the sustainable model. When we talked about it, like I'll give you an example. The newspaper which you get in the morning, it costs you around 4 rupees or maybe 2.5 rupees and so on. That is the production cost of it, which at a price which you are getting it. Whereas in reality, the production cost and everything, it may be somewhere around 20 to 25 rupees on an average. And if you are having an annual subscription, this may come down. The price of 4 rupees or 2.5 rupees, this may also come down. So where do you fill up that gap?
see, this is not justification. I am telling how the working model works in the present scenario. So most of this gap is filled up with the revenue which most of the print media or the newspapers, they are getting from the advertisement. So the revenue is primarily advertisement driven. So in the process, the quality, what Rajiv has discussed, I don't want to go back to it again and again. I think he has very elaborately explained how this advertisement actually dominates in the process. And somewhere we are at a stage where the sustainability has become very difficult. This debate has been going on right from, I think we have been hearing since 90s when we joined this profession. Will print media survive? There is going to be a greater challenge to it. Print media not only survived, it thrived, I think, in the coming times. So many newspapers were launched, so many magazines were launched, and gradually, again, recession came in 2008. But there was gradually, the digital media was actually acquiring a lot of space. There's no denying the fact. But in the process, the monopoly which of 2000 before the recession, that was gradually diminishing. But with the arrival of this pandemic, I would say the process of that shrinking of media, that paced up drastically. There have been changes, there have been layoffs, many jobs were lost, and many editions had to be closed because the sustainability model was nowhere to be seen. So in the process, as far as the debate is concerned, I think the debate is just like when 2020 cricket matches came, everybody was saying, will Test cricket survive? But today we are having Test cricket match, Australia versus India, and Test cricket is going to survive in the days to come as well. 2020 will have its own role. By drawing this example, what I'm trying to say is that we have same players who are playing in 2020, they are playing in cricket match also. So what Rajiv had said, and I think what everybody is now trying to follow, will have to be jack of all trades. And most of the newspapers and print media, that is what they are trying to do. Initially, they started with the websites. They have started evolving themselves into digital media. Now, if you look at the functioning of the newspapers or the reporters or everybody, I think it's lesser on. And during this pandemic also, there have been so many newspapers which actually shifted their focus on digital media, and also many reporters have been now presenting news and making short videos. So this primarily tells us that there's a need for evolving ourselves. Yes, there is a threat to print media. There's no denying the fact that print media has shrunk, revenues are going down, the present model is not sustainable. But at the same time, if we look at the other aspect, there is something called credibility. All of you must have noticed that whenever this lockdown started, most of the people stopped taking newspapers. Even in our societies, there were so many residential societies which boycotted newspapers completely because started getting a lot money, unauthenticated, unverified news stories, and so many things about virus itself, which were not again started resorting to newspaper. We got our subscription. I was just seeing some survey yesterday only, and there have been 2 to 3 surveys which are clearly mentioning that as far as the credibility is concerned, newspapers and magazines, that is print media, it's far, far above than the digital media and other things. And today, if you talk about electronic media and other things, whenever it comes to credibility, I think we are looking for the newspaper the next day. I'm not saying it because I'm from the print media, but if you talk to any commoner, any person,
even today, the credibility, something which is carried out in print, that has much more relevance and importance and the credibility as compared to what you are seeing on digital media. But having said that, I would still say there's a serious threat to the existence of newspapers, print media, and unless they accept these challenges and unless we grow ourselves, we start adapting ourselves to the new setup, new working model, it's going to be very difficult. But it all depends how much credibility we are able to sustain. Ultimately, it will not be the revenue, it will not be any other issue, but if we are able to sustain our credibility and we are able to sustain that trust amongst the readers and the audience, I think print media is going to survive. Of course, there are going to be some complementary roles between the news, websites, digital media, and they may start complementing each other as far as the revenue model is concerned, or whether it's about news. Be a common space for every media, whether it's about print media, digital media, or any other thing. I think it's going to be there, but we have to gear up ourselves for the coming challenges, which are going to be much, much bigger in the times to come. So that is, I think that's how I would like to conclude. And if I can add on another note where there was some mention, I think as far as the aspiring journalists and others are concerned, they might be seeing a very pessimistic views and somewhere not a very rosy picture out there. But I think they have a bright future but they'll have to be preparing themselves with more than one skill. Suppose somebody has a knack for good reporting, that doesn't mean that he can survive with the types income only on the basis of his reporting skills. You need to learn so many other things. I think you need to be well versed with the digital media, you need to be well versed with the video editing, you should be knowing how to edit things, and you have to be master of all trades. That is how we are going to do it. Like, again, taking the example of Indian cricket team, I was saying that we always need more all-rounders. There is dearth of all-rounders in the team. And if you are a good batsman, but at the same time, you are also a part-time good bowler, I think you are going to be handy in the times to come and you are going to survive. So this applies for every field and even for our media as well. So I think print media is going to be there. We just have to gear up ourselves. And on that note, I would like to conclude my presentation and my views. Thank you so much. Thank you, Aditya ji. Definitely, you have continued with what Rajiv ji said. Of course, talking about jack of all trades, this is the need of the hour. We all agree with this. Then talking about the new business model. Of course, as the changes occur, definitely to survive, you need to do something extra or something which can catch. That is important. Even if we go somewhere to the market or to fetch something for any purpose, definitely we would look something better than what we have already got. So that's apt again. And the most important point that you have put here, it's not because you are from print media, but it is acceptable that in digital media, we are finding a number of things which are not actually up to the mark. We need to really go and search out whether the source is the authentic or not. In print, as far as I'm a person from literature, Professor Joya is there. We have read an essay from Francis Bacon where he talks about when you discuss something, it's okay because you are saying something and it is gone. But when you start writing something, you have to be very particular what you are writing, because that is going to become a very authentic record which can be searched again and again. Of course, you can say that, okay, digital media, these things, they are moving, floating, but then you never know which was placed when and where it has gone. So while writing, one has to be very particular what data, what facts, what figures are being drawn and given. And that relates to the credibility, that relates to the authenticity, that how the things are given in a qualitative manner. If they are qualitative,
the quantity will definitely come. That will follow, certainly. So again, an optimistic approach here, that anything happens like 2020, if that can survive, that is again a choice. And here in the chat box, I can see someone has written, people are there who has a habit of reading. They want that hard sheet in their hands. So all Right. these things comes together, and definitely we can move ahead with this optimistic approach that print media will survive. Thanks a lot, Aditya ji, for wonderful talk that you have delivered here. So Great. in the series now, I would like to call upon Dr. Vartika Nanda. Just give me 1 second. Heard a lot about Professor Nanda from Professor Bhanavat. First time getting this opportunity to meet you on this platform. So Professor Vartika Nanda is presently the head of the Department of Journalism at Lady Shri Ram College, Delhi University, and possess the diverse experience of all the important facets of mass communication, having worked with the industry and academia. Dr. Nanda has worked as an executive producer at Lok Sabha TV, contributed in academics as an associate professor, IIMC, performed with her potential as head of crime beat, NDTV, and reporter at ZTV. Dr. Vartika has been awarded with many awards for her brilliant services by various bodies, wherein to name a few, as the list was again very long, it's Sri Shakti Puraskar by the President for creating awareness on women's issues through media and literature. Included twice in the Limca Book of Records for her work on prison reforms and human rights. Madhav Rao Sapre Journalism Award by Madhav Rao Sapre Samiti Samachar Patra Sangrahalay और शोध संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश. Air FM Gold did a 7-part series on Vartika Nanda's work in the field of media and prison in their most popular show, Ga Mere Man Ga. So delighted to have such a charismatic personality amongst us. I welcome you, Dr. Vartika Nanda. Welcome, ma'am. Hello, everybody. Thank you, Bhanavat sir. Thank you so much. Thank you, each one of you, for including me to this session. Let me, in the beginning, make it very clear that this is my third webinar. I have not done any webinars at all. And I am not very comfortable with the idea of the webinar. But since Bhanavat sir was organizing it, I could not say anything else except yes. So I'm delighted to be part of this program. As far as the topic is concerned, I really like the topic very much. Will print media survive? I think it will always survive. Questions of survival have always been in the atmosphere whenever there's something, whenever something new has come up. When radio started, there were apprehensions that something else will not survive. When print media started, there was again some apprehension. Television आया तो लगा कि अब print नहीं बचेगा. Online media आया तो लगा अब television नहीं बचेगा. मेरे ख्याल से कि कहीं खतरे में रहने की एक आदत सी हम लोगों को है. हमें हमेशा लगता है कि कुछ और आएगा तो कुछ चला जाएगा. ऐसा मुझे होता हुआ बहुत क्लियरली दिखाई नहीं देता. मेरी चिंता ये नहीं है कि प्रिंट मीडिया सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि मुझे लगता है वो हमेशा सर्वाइव करेगा. मेरी चिंता सिर्फ ये है कि क्या क्वालिटी का प्रिंट मीडिया सर्वाइव करेगा, क्या क्वालिटी जर्नलिज्म सर्वाइव करेगी. और इसकी वजह है ऐसा सोचने की. हाल के दिनों में कादम्बिनी का प्रकाशन जब बंद हुआ तो मुझे याद आया बरसों पहले जब पराग बंद हुई थी, धर्मयुग बंद हुई थी, साप्ताहिक हिंदुस्तान बंद हुई, बहुत सी पत्रिकाएं बंद हुई, लेकिन उनके स्तर की नई पत्रिका कभी नहीं आई. वो बंद तो हो गई. बहुत बहस भी हुई कि शायद नई पत्रिकाएं, अच्छे स्तर की पत्रिकाएं आएंगी. नई पत्रिकाएं भी आई, लेकिन उस स्तर की नहीं आई. तो इसका मतलब ये है कि बंद होना कई बार खतरनाक तब हो सकता है जब हम उस स्तर के आगे जाने की तैयारी नहीं कर पाते. और ये सोचने की बात है भी. इसलिए भी सोचने की बात है क्योंकि अब पढ़ने लिखने की जो एक परंपरा है वो भी घटी है. हिंदुस्तान सबसे ज्यादा अखबारें प्रकाशित करता है, टेलीविजन चैनल्स हमारे पास सबसे ज्यादा हैं,
लेकिन अगर हम अपनी गंभीर पत्रकारिता की बात करें तो हमारे पास जवाब बहुत कम है। और मुझे ऐसा लगता है इसके लिए जितने जर्नलिस्ट जिम्मेदार हैं उतनी टीचर्स भी जिम्मेदार हैं। मीडिया एजुकेशन की अपनी प्रॉब्लम्स हैं। अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा नहीं होगा तो ऑब्वियसली क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म भी बहुत अच्छा नहीं हो सकता। और एक वजह ये भी है कि देयर इज नॉट अ वेरी क्लियर ब्रिज बिटवीन द टू। प्रैक्टिशनर के बीच में और जो पढ़ा रहा है, उन दोनों के बीच का जो पुल है वो कभी भी ठीक से बना नहीं। और उसकी वजह से पढ़ाने वाला ठीक से ये नहीं जानता कि उस दुनिया की क्या जरूरतें हैं। ठीक वैसे ही जैसे जर्नलिस्ट कई बार इस बात को बहुत ठीक तरह से नहीं जानते कि असल में पढ़ाया क्या गया था और उसका इस्तेमाल कहां पर कैसे हो सकता है। प्रिंट मीडिया के सर्वाइवल की चिंताएं बरसों तक हर देश में रही। ये बात भी सच है कि यूएस में कई पत्रिकाएं बीते कई सालों में बंद हुई, हिंदुस्तान में भी बंद हुई। अखबारों की सर्कुलेशन घटी है। कोरोना के समय में खास तौर पर लोगों के घर में अब अखबारें आनी कम हुई हैं और ऐसा लगता है कि अब ये जो आदत छूटी है इसका दोबारा से बहाल होना उतना आसान नहीं होगा। हम जब जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स थे हमें ये बताया जाता था कि एक तो चाय की आदत और दूसरी अखबार की आदत, इसे बदलना बड़ा मुश्किल है। ये बात तो सही है, लेकिन कोरोना ने इस बात को साबित कर दिया दुखद तरीके से कि अखबार बंद हो सकती है, घर में आना उसका बंद हो सकता है, क्योंकि लोगों को हर तरफ डर दिख रहा है और अब अखबार से कुछ छूने से भी डर है। इंसान को इंसान से मिलने में भी डर है, इंसान को अपना चेहरा दिखाने में भी डर है, अखबार को हाथ लगाने में भी डर है। ये डर जल्दी नहीं जाएगा और उस सारे डर के बीच में एक क्वालिटी जर्नलिज्म का बचा रहना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि ऑनलाइन मीडिया ने एक उस आदत को भी, इस परंपरा को शुरू कर दिया है जहां सब कुछ बहुत कम शब्दों में कह दिया जाता है, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो या फिर मल्टीमीडिया जर्नलिज्म हो। सब कुछ कहा जा रहा है बहुत तेजी के साथ, लेकिन उसे पढ़ा कितना जा रहा है ये और भी सोचने की बात है। हम लोग जिस फॉरवर्ड यूनिवर्सिटी और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आजकल हो गए हैं, जिसमें बिना पढ़े तुरंत खबर दूसरे और तीसरे और चौथे तक पहुंचा दी जाती है, उस सब के बीच में अकेली चिंता इस बात की नहीं है कि प्रिंट मीडिया सरवाइव करेगा कि नहीं, उससे बड़ी चिंता तो ये है कि पढ़ना लिखना सरवाइव करेगा कि नहीं। क्योंकि अगर आप टीचिंग की दुनिया में भी देखें तो बहुत गहरा चिंतन, मनन और लेखन करने वाले टीचर्स भी खटे हैं। और ठीक उसी तरह जर्नलिज्म में भी एनालिटिकल स्टोरीज करने वाले, लॉन्ग फॉर्म जर्नलिज्म करने वाले, गहराई के साथ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म से महीनों या हफ्तों की मेहनत करने वाले जर्नलिस्ट की तादाद घटी है। हम ट्विटर जर्नलिज्म की तरफ आ गए हैं जहां पर कम शब्दों में बहुत जल्दी किसी बात को कह दिया जाता है। मुझे याद है जब पराग बंद होने वाली थी, आखिरी जब उसका इशू आना था, उससे शायद 2 या 3 दिन पहले पराग के दफ्तर में मैं गई थी और पराग की आखिरी अंक में कि पहले पन्ने पर मेरी कहानी छपी थी और मुझे पराग मेरे हाथ में जब दी गई और ये बताया गया कि बस अब पराग की ये टीम सिमट रही है, ये जा रही है, मैंने उन चेहरों पे उदासी और मायूसी देखी थी और वो मायूसी मैं आज तक भूल नहीं पाई। वैसे ही मायूसी जितनी बार हिंदुस्तान भर में किसी भी तरह की, किसी भी स्तर की कोई भी पत्रिका बंद हुई है तो वो मायूसी दिखी। लेकिन आप जरा ये भी सोचिए कि जो बहुत निचले स्तर की पत्रिकाएं थी, निचले से मेरा मतलब है जो येलो जर्नलिज्म करने वाली पत्रिकाएं हैं, वो कितनी बंद हुई। ऐसी कई पत्रिकाएं हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन आरएनआई की रिपोर्ट ने बड़े साफ शब्दों में इतने सालों में बताया कि कुछ ऐसी पत्रिकाएं जिन्हें हम उच्च स्तरीय पत्रिकाएं तो नहीं मानते, लेकिन वो अपने लेवल पर, वो रीडरशिप के लेवल पर बहुत आगे हैं। ऐसी कई पत्रिकाएं भी हैं जिन्हें लोग आमतौर पर कहना पसंद नहीं करेंगे कि हम पढ़ते हैं, लेकिन चोरी छिपे कई बार लोग पढ़ते हैं। उन पत्रिकाओं का भविष्य बना रहा। वो धूमिल नहीं हुई। धूमिल वो हुआ जिसके पास क्वालिटी थी, जो इत्मीनान से आगे बढ़ना चाहता था और जो बहुत गहरा काम कर रहा था। तो मुझे ये लगता है कि इस समय अगर सर्वाइवल के नाम पर हमारी चिंता है और ज्यादा चिंता होनी भी चाहिए, वो उस क्वालिटी जर्नलिज्म की चिंता होनी चाहिए जो धीरे धीरे सिमटती जा रही है। टेलीविजन ने एक ऐसी भाषा को जन्म दिया है जो भाषा शायद न्यूज़रूम की भाषा पहले नहीं थी। वो एक ऐसी भाषा है जो बहुत स्वीकार्य भाषा नहीं है,
लेकिन वो भाषा अब बहुत तेजी के साथ स्वीकार की जाने लगी है, क्योंकि ये माना जाने लगा है कि टेलीविजन में दिखाया वही जाए जो बिकता है। और उस परंपरा को अखबारें भी अपनाने के लिए अब धीरे धीरे फोर्सफुली वो मान रही हैं। मुझे याद आता है कि अखबार की जर्नलिस्ट ने मेरा इंटरव्यू किया करीब 2 साल पहले, और उन्होंने पहले इंट्रोडक्शन में कही कहा कि मैंने किताब लिखी तिनका तिनका पहाड़। 3 बार 4 बार और 5 बार जब उन्होंने इसी बात को कहा तो मुझे उन्हें कहना पड़ा कि पहाड़ नहीं है, तिहाड़ है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, पहाड़ है, मुझे मालूम है। मैंने उनसे कहा कि आपने पढ़ा है? तो उन्होंने कहा पढ़ता कौन है। मुझे उस समय वो याद आया, वो समय जब जर्नलिज्म के स्टूडेंट को ये पहली बात कही जाती थी कि पढ़ना ही जरूरी है। इसलिए मैं समझती हूँ बिना पढ़े होने वाली पत्रकारिता हमारे लिए ज्यादा बड़ी चुनौती है। हमारे पास अखबारों की तादाद भले कम हो, लेकिन अगर क्वालिटी जर्नलिज्म है तो मैं समझती हूँ कि हमें अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए। Dr. Vartika, are you done? Yes. Okay. Thank you so much. Absolutely right. Once again, the chain is moving in the same direction. Everyone, all these speakers are pointing and focusing upon the quality. Here, the most important thing that came out is the issue is not in case if we happen to see that the print media is somewhere fluctuating, even then, if the quality will be there, so the best of the things will be available. People will read, people will understand, people will definitely go for the print material, and it has to sustain. Anyhow, again, the optimism is there. And to add up to this, of course, Dr. Nanda, you are very much right and apt to say this, that the cycle moves on. The readers need to have built up the habit of reading. The teachers, the guides, the parents, even everybody needs to focus upon this main point, that why not to keep this habit inculcated, that one needs to read. If that habit will be there, definitely people will look forward for reading material, and which is actually going slowly and gradually, which is diminishing somewhere. So anyhow, these three things, learning, reading, and quality training for everything, these three things are the most vital points which, kept in mind, will definitely give a thriving push to this print media, along with, again, an optimistic approach that there is no doubt that this is going to survive 100%. So thank you so much, Dr. Nanda, for such brilliant insight of yours. In the same series, I would like to call upon our next speaker, Girish Ranjan Tiwari ji. प्रोफेसर गिरीश रंजन तिवारी वर्तमान में पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में अध्यक्ष पद पर कार्य कर रहे हैं। मीडिया शिक्षण में प्रवेश के पूर्व आप 30 वर्षों तक अमर उजाला में ब्यूरो चीफ के रूप में कार्य करते रहे हैं। नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट NUJI में प्रदेश उपाध्यक्ष और कुमाऊं प्रेस क्लब में अध्यक्ष के रूप में भी आपने पत्रकारों के हितों के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया है। अमर उजाला में आपके 600 से अधिक लेख प्रकाशित हो चुके हैं। पत्रकारिता पर आपकी 3 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। साथ ही आपको अनेक सम्मानों से भी नवाजा जा चुका है, जिनमें से कुछ का मैं यहाँ उल्लेख कर रही हूँ क्योंकि फिर सूची काफी लंबी है। जैसे कि उत्तराखंड रत्न, NRI भारत सम्मान, उत्तराखंड राज्य RTI अवार्ड तथा उत्तराखंड सरकार से अन्य कई पुरस्कार भी आपको मिले हैं। भारतीय दूतावासों न्यूयॉर्क, लंदन, हंगरी, नीदरलैंड्स एवं मॉरिशस सहित सिंगापुर, थाईलैंड के विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों में व्याख्यान और हिंदी पत्रकारिता में विशिष्ट योगदान के लिए भी आपको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। आशान्वित हैं कि आपके विचारों व अनुभवों का हमें भरपूर लाभ प्राप्त होगा। आपका स्वागत करती हूँ प्रोफेसर गिरीश रंजन तिवारी जी। जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और कम्युनिकेशन टुडे का बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस तरह का एक बड़ा सामूहिक किस्म का आयोजन यहाँ पर रखा।
हमसे जो पहले के जो वक्ता थे वर्तिका नंदा जी, उनसे बहुत पहले 2005 में नैनीताल में एक ऐसे ही एक सेमिनार, ये वेबिनार है, उस समय सेमिनार का दौर था, एक सेमिनार में मुलाकात हुई थी, सौवे फाउंडेशन की ओर से आयोजित हुआ था। राजीव खन्ना जी, हमारा सौभाग्य रहा कि उन्होंने नैनीताल में हमारे साथ काफी लंबे समय तक काम किया, उसके बाद वो सोलन चले गए थे। तो ये आज का जो विषय आपने रखा है, ये इस समय के लिए बहुत बड़ा सामयिक विषय है और बहुत अच्छी इसमें बातें आप लोगों से सुनने को मुझे मिली हैं। तो प्रिंट मीडिया सरवाइव करेगा या नहीं करेगा, इसके साथ में हमें ये भी सोचने की जरूरत है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सरवाइव करेगा कि नहीं करेगा। जितना लोग प्रिंट मीडिया के बारे में आजकल कहते हैं कि वो सरवाइव कर सकता है या नहीं कर सकता है, इससे ज्यादा आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लेकर के बहस होती है कि वो सरवाइव करेगा या नहीं करेगा। जिस तरह का टीवी चैनलों में हम देखते हैं, जिस तरह की डिबेट है, जिस तरह की न्यूज है, जिस तरह की एक तरफा रिपोर्टिंग आती है, मुझे बहुत सारे से लोग ऐसे मिलते हैं, जिनमें बहुत से लोग तो ऐसे भी होते हैं जो खुद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए भी होते हैं, और वो कहते हैं कि हमने चैनल देखना बंद कर दिया है, हमने टीवी की न्यूज को देखना बंद कर दिया है। दूसरे बहुत से माध्यम उपलब्ध हैं, वेब पोर्टल उपलब्ध हैं, या सोशल मीडिया है, या प्रिंट मीडिया तमाम है। पिछले इस दौर में जब टीवी की न्यूज का स्तर काफी हद तक गिरा है, इस दौर में प्रिंट मीडिया के लिए एक अच्छी बात जरूर आई है कि प्रिंट मीडिया के प्रति लोगों की विश्वसनीयता बहुत ज्यादा बढ़ी है और लोग प्रिंट मीडिया पर खबरों को लेकर के ज्यादा भरोसा कर जताने लगे हैं इस दौर में। लेकिन दूसरी तरफ जो टेक्नोलॉजी का ऑनस्लॉट है, जो टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट हुए हैं, उनकी वजह से बहुत ज्यादा फर्क इस बात का भी पड़ा है कि अखबारों के सर्कुलेशन पर बहुत फर्क पड़ा है और बहुत कम सर्कुलेशन बहुत से अखबारों के हुए हैं। अमेरिका में पिछले 15 साल के अंदर 2000 अखबार बंद हो गए, जिनमें कई बड़े बड़े नाम भी हैं, और वहां की लगभग 3000 काउंटी हैं। अमेरिका में 3000 काउंटीज हैं, उसमें से आधी काउंटीज ऐसी हैं कि जिनके यहाँ सिर्फ एक न्यूज़पेपर है, और वो न्यूज़पेपर भी इस समय पर साप्ताहिक न्यूज़पेपर है, साप्ताहिक समाचार है, डेली न्यूज़पेपर है ही नहीं। कई शहर तो ऐसे हैं जो 10 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन वाले शहर हैं, ऑकलैंड है, न्यू ऑरलियंस है, वो शहर ऐसे हैं कि वो पेपरलेस हो चुके हैं, वहां कोई भी समाचार पत्र नहीं आता। तो ये शुरुआत हुई अमेरिका में 1990 के बाद से शुरू हुई, और वो लगातार वो सिलसिला आज तक जारी है, वो चला आ रहा है वो सिलसिला। और कहीं ना कहीं हमने देखा कि उसको हमने भी फॉलो किया। हमारे देश में भी ये स्थितियां आई कि बहुत सारे से समाचार पत्र धीरे धीरे बंद होते चले गए, जैसा वर्तिका जी ने उदाहरण दिया, और जो उसके पहले आदित्य जी ने भी जिसका जिक्र किया था कि, और संजीव भानावत जी ने जिसका जिक्र किया था कि धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, पराग और इस तरह की जो प्रतिष्ठित दिनमान मैगजीन थी, इनके बंद होने से, भारत में ये सिलसिला इनके बंद होने से शुरू हुआ था। जो हमारी बहस इस बात को लेकर होती, वर्तिका जी ने उसकी तरफ इशारा किया था कि क्वालिटी प्रोडक्ट अगर होगा तो चलेगा, लेकिन इन मैगजीन्स के मामले में तो हम उल्टा होता हुआ देख रहे हैं कि क्वालिटी प्रोडक्ट, सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली मैगजीन्स, सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले आर्टिकल्स इन्हीं मैगजीन में मिलते थे, और हमारी बचपन की तमाम लोगों की यादें इससे जुड़ी हुई हैं। और उसके बावजूद सबसे पहले जब बंद हुए तो यही मैगजीन्स बंद हुई। दूसरी तरफ अखबारों का सर्कुलेशन भारत में लगातार इस दशक में, इस दौरान में बढ़ता चला गया, लेकिन पिछले कुछ समय में काफी ज्यादा फर्क पड़ा। बहुत सारे से अखबारों के बहुत सारे से एडिशंस बंद हुए। डेक्कन क्रॉनिकल के केरल के और बेंगलोर के एडिशंस बंद हुए, एशियन एज के मुंबई के और कलकत्ता के एडिशंस बंद हुए, डीएनए के अहमदाबाद के और मुंबई के एडिशंस बंद हुए। उसके अलावा जो हमारे दूसरे लोकल पेपर्स हैं, उनमें कुछ एडिशंस को उन्होंने कम किया, कुछ एडिशंस को उन्होंने बंद किया। तो और जिन्होंने बंद नहीं किया तो उनके सर्कुलेशन में अंतर आया। अभी हम कोरोना काल की बात ना करें, 2019 की बात करें, एक साल पहले की बात करें, तो सबसे ज्यादा जो पढ़ा जाने वाले अखबारों में शामिल है दैनिक जागरण अखबार। तो 1.75 करोड़ उसकी रीडरशिप थी IRS के हिसाब से, लेकिन वो पिछले क्वार्टर के मुकाबले 3.6% कम थी, और उससे पहले वाले क्वार्टर के मुकाबले में 13.6% कम थी। केवल जागरण के साथ ये बात नहीं है, मलयालम मनोरमा 8% उसमें फॉल आया, टाइम्स ऑफ इंडिया में 3% का फॉल आया। टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली बॉम्बे में लीडर है, आज भी लीडर है, लेकिन पिछले दिनों खासकर कोरोना काल से थोड़ा पहले और ड्यूरिंग कोरोना काल उसकी प्रतियों में काफी ज्यादा अंतर वहां आया। करीब
0.27 लाख की जो प्रतियां थी 12.92 लाख पर आ गई। हिंदुस्तान टाइम्स जो उसका नियरेस्ट राइवल था वो 8.69 से 8.59 पर आया। तो इन सारे इसकी वजह क्या रही? इनकी कई अलग अलग वजहें हैं। उन वजहों में एक बात तो यह है कि लोगों में पढ़ने की हैबिट कम होती चली जा रही है। अखबार को पढ़ने की हैबिट बहुत ज्यादा कम लोगों में हो गई है। मैं खुद प्रिंट पत्रकारिता से बहुत लंबे समय तक जुड़ा रहा, आज भी जुड़ा हूँ, आज भी लिखता हूँ। लेकिन जब मैं लोगों से समाचारों के बारे में पूछता हूँ कि अखबार पढ़ते हैं, तो 10 में से 5 से या 6 लोगों का जवाब ये होता है कि नहीं पढ़ते। बहुत आश्चर्य और दुख भी मुझे इस बात का होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं, हिंदी पत्रकारिता के जो स्टूडेंट्स हैं, उसमें ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो कोई अखबार नहीं पढ़ते। हिंदी पत्रकारिता पढ़ रहे हैं, उसको अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, लेकिन वो खुद ही अखबार नहीं पढ़ते। तो जो रीडिंग हैबिट की कमी आई है, जो दूसरे देशों में भी जो फर्क पड़ा अखबारों में, वो इसी वजह से पड़ा। बहुत समय पहले वो प्रोफेसर फिलिप मेयर, एक एकेडमिशियन है मीडिया के, उन्होंने एक किताब लिखी थी, उसका नाम था द वैनिशिंग न्यूज़पेपर, सेविंग जर्नलिज्म इन द इंफॉर्मेशन एज। इस बुक में उन्होंने ये कहा था कि 2043 में यूएसए में, अमेरिका में आखिरी न्यूज़पेपर छपेगा। धीरे धीरे सर्कुलेशन कम होता चला जाएगा और आखिरी न्यूज़पेपर उस सन में जाकर के छपेगा। आईआईएमसी का यहाँ जिक्र हो रहा था, आईआईएमसी से जुड़े रहे सीनियर जर्नलिस्ट आनंद प्रधान जी हैं, उन्होंने इस डेट को 2040 कहा है। अब ये संयोग की बात है कि यहाँ नैनीताल में कुमाऊं यूनिवर्सिटी में हमारे एक शोध विद्यार्थी थे और उन्होंने इसी विषय पर शोध किया, और अपनी शोध में उन्होंने अलग अलग जगह से सर्वे किया, और सर्वे के बाद उन्होंने ये पाया कि भारत में अगर ये स्थिति आएगी कि समाचार पत्र कभी बंद हो जाएंगे छपने, तो 2055 में स्थिति आ सकती है। लेकिन जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है जितनी तेजी से, अभी हमने पिछले एक दशक के अंदर अंदर 1G से लेकर के 2G, 3G और 4G तक हम पहुंचे, और उसमें हमारी तमाम तरह की आदतों में जमीन आसमान का अंतर आ गया। अगर हम इस वेबिनार को ही लें, तो आज से जस्ट 2-3 साल पहले हम इस तरह के वेबिनार की बात सोच भी नहीं सकते थे, और जो आज हमारी जिंदगी का एक पार्ट बन गया है, अहम पार्ट बन गया है। जो पीएचडी के इंटरव्यूज इस कोरोना काल में जितने भी हुए, सारे के सारे ऑनलाइन हुए, और धीरे धीरे लोगों को अच्छा लगने लगा। अभी तक अल्टरनेट नहीं था, लेकिन जब अल्टरनेट मिला तो उसके जो पॉजिटिव पहलू थे वो सामने आने लगे। ऐसा लगने लगा कि ये तो पहले से ज्यादा बेहतर है, ये ज्यादा आसान है, ज्यादा सुविधाजनक है और कम खर्चे वाला है। अब वही बात वेब पोर्टल के से जो मुकाबला है, अगर हम देखें कि प्रिंट मीडिया का मुकाबला वेब पोर्टल से है, तो उसमें कुछ इस तरह की कमियां हैं जो कि हिंदी न्यूज़पेपर्स को प्रिंट मीडिया को के लिए नुकसानदायक है। एक पॉइंट उनमें से पर्यावरण का है कि जो कागज है, जिस कागज पर वो छपता है, उसके लिए जंगल के जंगल काटे जाते हैं, और उसकी वजह से पर्यावरणीय बहुत ज्यादा एक असंतुलन की स्थिति होती है। इस बारे में अक्सर चर्चा होती रहती है कि जिस कागज पर अखबार छपता है और जिसमें वो पर्यावरण की रक्षा का संदेश देता है सारी दुनिया को, वो खुद एक पेड़ को काट करके छपा होता है। तो प्रिंट के अगर हम दूसरे मीडिया को देखें, डिजिटल मीडिया को देखें, तो उसमें ये पॉइंट नहीं है। दूसरी बात, जो जर्नलिज्म के मूल तत्व है, जो उसके एलिमेंट्स हैं कि इमीडिएसी है या नियरनेस है या आपका टू वे कम्युनिकेशन है, ये तीनों चीजें इसमें बहुत हद तक लैक करती हैं। कि डिजिटल मीडिया में न्यूज तुरंत आ जाती है, रियल टाइम न्यूज देखने को मिलती है, हमें वहां उसी समय न्यूज देखने को मिलती है। दूसरी बात है, वहां स्पेस की कोई कमी नहीं। अखबार में जब भी एक पत्रकार के तौर पर हम लोग काम करते हैं, सब इस बात को महसूस करते हैं कि न्यूज लिखें 4 कॉलम के बराबर, छपती है 2 कॉलम के बराबर। बहुत सारे से इंपॉर्टेंट तथ्य उसमें छपने से रह जाते हैं, और बहुत सारे से तो समाचार ऐसे होते हैं जो छपने से रह जाते हैं। और समाचारों का तो नंबर ही कब आता है, जब कोई न्यूज न बची हो अखबार के पास छापने के लिए। अखबार एक मिनिमम स्पेस रखते हैं न्यूज के लिए, और ज्यादा स्पेस उनका विज्ञापन के लिए होता है। हम जैसे न्यूज की डेफिनेशंस देते हैं, तो कई बार एक न्यूज की डेफिनेशन ये भी दी जाती है कि किसी अखबार में विज्ञापन छापने के बाद जो जगह बच जाती है, उस जगह पर जो कुछ छपता है वो न्यूज कहलाती है। एक डेफिनेशन दी जाती है। तो तात्पर्य है कि अखबार में जो जगह की कमी है, जो सबसे बड़ी, जिसकी वजह से बहुत से तथ्य नहीं आ पाते, बहुत सी जानकारियां नहीं आ पाती, बहुत से तथ्य अधूरे रह जाते हैं, उन चीजों को पूरा करता है डिजिटल मीडिया, जिसका कि उसे बहुत ज्यादा फायदा है। और दूसरा है कि उसमें खर्चे की बहुत कमी है। मैं जो बातें कह रहा हूँ उनका तात्पर्य ये नहीं है कि प्रिंट मीडिया बंद हो जाएगा या बंद हो जाना चाहिए, लेकिन मैं वो खतरे बता रहा हूँ कि जो प्रिंट मीडिया के समक्ष आज की तारीख में खड़े हुए हैं, चुनौती दे रहे हैं जो प्रिंट मीडिया को। तो दूसरा है कि खर्च नहीं है, उनका कागज का खर्चा नहीं है, उनका मशीन का खर्चा नहीं है, उनका इंक का खर्चा नहीं है, उनके सारे के सारे ओवरहेड एक्सपेंसेस नहीं है, जो कि अखबारों के सामने है। और खास बात क्या है कि
जो डिजिटल मीडिया है वो अपना 80% कंटेंट प्रिंट मीडिया से ही ले रहा है, वहीं से ले रहा है। अखबार में कोई खबर छपी, उसी को उन्होंने थोड़ा बहुत फेर बदल करते या उसमें जो खबर छपने के बाद जो डेवलपमेंट हुआ उसको लेकर के परोस दिया और एक नई खबर तैयार हो गई। तो उसको बहुत सारी सी सुविधाएं मिली हुई हैं और छोटे से छोटी जगह की खबर भी और बहुत ज्यादा व्यापक डिटेल के साथ, बहुत ज्यादा फोटोग्राफ के साथ और तो और वीडियो के साथ दी जा सकती हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा, प्रिंट मीडिया को जो सबसे बड़ा फायदा इस समय पर है वो इसी बात का है कि विश्वसनीयता उसकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फिर अभी तक डिजिटल मीडिया के मुकाबले में ज्यादा है। अब हाल के वर्षों में आईटी कानून में जो परिवर्तन हुआ है उसमें से डिजिटल मीडिया में जो कंटेंट छपता है उसको लीगल एविडेंस के तौर पर मान्यता दे दी गई है। कुछ वर्ष पहले तक ये मान्यता नहीं थी, इसलिए लोग अखबार में समाचार को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। वो इंपॉर्टेंस भी प्रिंट मीडिया से छिन गई। उसके अलावा समय समय पर जिस तरह के अखबार के ऊपर ड्यूटीज बढ़ती रहती हैं, उसके खर्चे, उसके एक्सपेंसेस बढ़ते रहते हैं। जैसा कि आदित्य जी ने कहा था कि 20-25 रुपए का अखबार बन रहा है, 2.5 रुपए और 4 रुपए में बिक रहा है, लेकिन ये संसार का अकेला प्रोडक्ट है ऐसा जो इस तरह से बिकता है। सारा का सारा खर्चा विज्ञापन से मीट आउट होता है। लेकिन अब इस विज्ञापन पर भी डेंट पड़ गया है। विज्ञापन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चला गया है, बहुत बड़ा हिस्सा डिजिटल मीडिया में चला गया है। आज की तारीख में भारत की जो स्थिति है, भारत में प्रिंट मीडिया सेकंड लार्जेस्ट सोर्स है विज्ञापन का, कि विज्ञापन दिए जाते हैं जिसको। तो प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो विज्ञापन किए जाते हैं उसका सेकंड नंबर का सोर्स है। पहले नंबर का सोर्स है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। लेकिन बहुत सारे से सर्वे हुए हैं जिनके आधार पर यह तथ्य निकला है कि 2021 में यह स्थिति बदलने वाली है। 2021 में डिजिटल मीडिया दूसरे नंबर पर आ जाएगा विज्ञापनों के मामले में। और विज्ञापन के मामले में डिजिटल मीडिया में फेसबुक का और गूगल का शेयर सबसे ज्यादा है, 70 से 80% शेयर इनका है। तो जब प्रिंट मीडिया का ये शेयर घटेगा, विज्ञापन का शेयर, और वो ऑलरेडी घाटे का सौदा है, ज्यादा में प्रोड्यूस होता है, कम में बिकता है, तो आखिर वो कब तक अपने को मेंटेन कर पाएगा? अगर ये इसी तरह से विज्ञापन घटते चले गए तो कब जाकर के ऐसी स्थिति आएगी कि विज्ञापन से भी उनका खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा होगा। इसके अलावा सरकार की नीतियां कई बार इस तरह की होती हैं कि पिछले साल का जो बजट था, जो जुलाई में पेश किया गया था, तो उसमें एक्साइज ड्यूटी अखबार पर बढ़ा दी गई थी। 10% एक्साइज ड्यूटी लगा दी गई थी उस पर। अखबारों ने बड़ा इसका विरोध किया था, तो इस साल जो बजट आया था उसमें उसे घटा के 5% किया गया, खत्म तो उसे नहीं किया गया। जबकि स्थिति है कि हमारे यहाँ करीब 2.5 मीट्रिक टन अखबारी कागज का प्रयोग होता है साल भर में, और प्रोडक्शन है इंडिया का 1 मीट्रिक टन। तो उन्हें तो करना ही पड़ेगा इंपोर्ट अगर करना बंद होगा या इंपोर्ट अगर महंगा हो जाएगा, या उसमें अगर हम कोई दूसरी थ्योरीज अपनी डालेंगे कि जिस वजह से इंपोर्ट को हमने हतोत्साहित करना चाहिए, तो आएगा कहाँ से? वो मटेरियल हमें कहाँ से मिलेगा? तो इसका मतलब ये है कि ये सारी चीजें ऐसी हैं कि इंपोर्ट की ड्यूटी, अखबार के कागज का महंगा होता चला जाना, अखबार की प्रोडक्शन कॉस्ट का लगातार बढ़ते चले जाना, और अखबार के सोर्सेज, अखबार का रेवेन्यू घटता चला जाना, ये कहीं ना कहीं हमें जाहिर करते हैं कि प्रिंट मीडिया के लिए आने वाले समय में बहुत सारी सी चुनौतियां हैं। मैं तो नहीं कहूंगा कि वो बंद हो जाए, लेकिन जैसा कि बहुत से यूएसए के शहरों में हमने देखा है कि घोस्ट न्यूज़पेपर्स, एक नया टर्म आया है कि घोस्ट न्यूज़पेपर्स हैं, कि वो है तो सही लेकिन उनका दरअसल में अस्तित्व जैसा रह नहीं गया है कहीं। कोई बड़े नाम का अखबार था, वो धीरे धीरे कम होते 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 छोटा होता चला गया। पहले वो ब्रॉडशीट से टेबलॉइड में आया, फिर वो 7 दिनों से के छपने से 6 दिन में आया, 5 दिन में आया, 3 दिन में आया, वीकली हो गया, और उसके बाद सर्कुलेशन भी उसका कम होते होते बहुत ज्यादा कम रह गया। तो अस्तित्व तो उसका है, लेकिन वो घोस्ट बन के रह गया है केवल में, दरअसल में हकीकत में उसका अस्तित्व इस रूप में समाप्त हो गया है। या दूसरी तरफ बहुत सारे से एक नया टर्म कॉइन हुआ है कि जो डेजर्ट्स हैं, न्यूज डेजर्ट्स हैं, पेपर डेजर्ट्स हैं, इस तरह के इलाके कहलाए जा रहे हैं पेपर डेजर्ट्स, और वो बढ़ते जा रहा है उनका दायरा कि जहां कोई न्यूज़पेपर नहीं है, जहां न्यूज़पेपर की जरूरत ही नहीं। जैसे मैंने आपको 2 उदाहरण दिए थे 2 शहरों के। स्विट्जरलैंड का एक उदाहरण बड़ा इंपॉर्टेंट अपने आप में है कि वहां अखबार बिकते नहीं है, उनकी बिक्री नहीं होती है, बल्कि वो फ्री में बांटे जाते हैं। रेलवे स्टेशन में, होटलों में, या इस तरह की जनरल जगहों में रख दिए जाते हैं, वहां से लोग फ्री में उनको उठा ले जाते हैं, और वो बिक्री के रूप में नहीं होती। तो ये चीज कभी ना कभी और जगह भी आ सकती है, या जो इस तरह के डेजर्ट्स हैं वो दूसरी जगहों में भी फैल सकते हैं, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमें बड़े बड़े अखबारों का जो हमने असर देखा, चाहे वो भारत के थे या दूसरे देशों के थे। कोरोना काल में हमारे यहाँ भी बहुत सारे से बड़े नामी अखबारों ने अपने जो संडे मैगजीन्स थी, या जो उनके 4-4, 6-6, 8-8 पेज के जो स्प्रेडशीट्स आती थी, उन सबको बंद कर दिया। उस समय पर दिल्ली या बॉम्बे जैसे शहरों में, मेट्रो में
जो अखबार बढ़ते थे उसके साथ इतना ज्यादा मटेरियल आता था कि उसे पढ़ा नहीं जा सकता था। लेकिन आज की तारीख में इतना कम मटेरियल रह गया है कि फिर वो पढ़ने लायक नहीं बचा, क्योंकि उसमें कंटेंट की कमी हो गई है। तो इन सारी वजहों से ये, और इसके लिए हम लोगों को ये प्रयास अवश्य करना चाहिए, जैसा आप पुराने वक्ताओं ने भी कहा, कि हमें क्वालिटी पर, प्रिसाइज उस तरीके पर और अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखने पर ज्यादा जोर देना चाहिए। अगर हम इन चीजों को मेंटेन कर लेंगे तो हो सकता है कि आने वाले कुछ और लंबे समय तक प्रिंट मीडिया चलता रहे, या कुछ ज्यादा थोड़ा उसका दायरा बचा रहे और बढ़ता रहे। मेरी अपनी तो कामना यही है कि वो मीडिया अपने आप में बना रहे, 5-डे मैच भी हो, 2020 मैच भी हो, 50 ओवर्स के मैच भी हो। लेकिन जैसा आपने जो 2020 का उदाहरण दिया था, हम एक बार जरूर कह सकते हैं कि 2020 आने के बाद 5-डे वाली सीरीज को देखना लोगों ने कम जरूर कर दिया है। वो बंद नहीं हुए हैं, लेकिन उसे देखना थोड़ा लोगों ने कम जरूर कर दिया है। उसके प्रति लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा कम हुआ है। वही बात यहाँ भी लागू है कि जब दूसरे प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध हो गए तो प्रिंट मीडिया के प्रति लोगों का आकर्षण कम जरूर हुआ है, और इन चुनौतियों के बीच में देखना होगा कि कब तक हम सर्वाइव कर पाते हैं। आपका फिर से धन्यवाद। जी, हो गया मेरा। Thank you, Girish ji. It was again very intellectual talk delivered by you. As you had taken all the points. Of course, Rajiv ji talked about, Aditya ji talked about, and Vartika ji talked about the quality. Anyhow, the most important thing is quality, how to maintain that. Of course, readership and the facts and figures that you have shown here talked about how these things are changing and the challenges are occurring on the global platform. It's not only that India is facing this, but it has already started since long at the global platform, and the reasons are very apt. The expenses are to be met. If anything which is working, of course, any business, any profession has to work upon the revenue generation in a way that whatever is being put into it, what outcome you are getting. Same goes with quality. If you will give that quality, you will definitely get back the quality. Similarly, if you put in something, you want the output also. You also talked about the characteristics of print media, how they are to be compared with what the other platforms are coming. And we cannot say that only one media is running or will keep on running single-handedly. Of course, changes will come, many more platforms will come, but then how to fight with them, along with maintaining its own existence in the terms of that you talked about, that how the paper is going to be affect the economy, the financial aspects of the organizations, and how they are going to be met out properly so that the circulation can be there from 7 days to 6, 5, 4, 3, 2, 1. That also very apt and justified. And of course, there is a thing that, okay, 2020, say how the thing people are distracting from the taste. But then again, the taste still can be, we can have an optimistic approach that taste can still be there if that quality can be maintained and the expenses can be met out. With the same fact, advertisements, they can be made out that not too many, but something. So a balance has to be there. If the balance will be there, with all your blessings that you said, that there are challenges, there are things which are coming in front that it might, and it is shivering a bit, but then we need to work upon so that it should not die, it should survive. So again, it is a positive note, an optimistic approach that come what may, the situations are to be maintained in a way that it should go on, it should move on. And the reading habits will definitely help it out so that this can survive wonderfully. So all our 4 speakers had talked in a very apt capacity, talking about all the facts here, describing how this is going to survive, along with pointing out the challenges. In the chat box, I can see people are very happy. They have got a lot of information by all your speeches here on. If anybody, now thanking you all the speakers, if anybody from our the audiences, from our listeners, viewers,
If anyone is there who wants to put a question, they can come online as well. Instead of putting the question in the chat box, they can straight away get connected, unmute themselves and put the question. If anyone is there, I am welcoming. आप जो श्रोता लोग जो सुन रहे हैं, जो इस वेबिनार को देख रहे हैं, आप में से कोई भी अगर उत्सुक हैं प्रश्न पूछने के लिए, क्योंकि अभी तक चैट बॉक्स में सिर्फ तारीफें ही देख रही हूँ, अभी तक कोई प्रश्न नहीं आया है, और अगर आप में से किसी के पास भी कोई जिज्ञासा है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो हमारे सारे स्पीकर्स हमारे साथ हैं, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं हमसे कनेक्ट होकर, और अगर आप कन्वीनियंट नहीं फील कर रहे हैं तो आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। Bhanawat sir, I guess people are happy. Okay, someone has unmuted. मुझे लगा कि कोई पूछ रहे हैं। नहीं है सर, है प्रजापति पूजा नाम से someone has. हाँ, बोलिए पूजा। से स्टडी करती हूँ। बोलिए। मेरे को एक ही क्वेश्चन है कि पत्रकारिता में टॉप 10 करना है, यानी कि बहुत सारे स्टडीज करनी पड़ेगी, यानी कि बहुत सारे पुस्तकों को रीड करना होगा, यानी कि जैसे कि सर ने बोला है कि हम ज्यादा से ज्यादा रीड करना होगा, यानी कि बहुत से ज्यादा वर्ड को रीड करना होगा, राइट मैम? I didn't get your question. I think you are. इनका अभिप्राय यही है कि पत्रकारिता में सफल होने के लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा। तो ये तो हमारे सारे स्पीकर्स ने कहा है कि आपकी रीडिंग हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए। जब आप बहुत पढ़ेंगे तो आपका शब्द भंडार अच्छा होगा, और जब शब्द भंडार अच्छा होगा तो अभिव्यक्ति अच्छी होगी। जब बहुत पढ़ेंगे तो आपका सामान्य ज्ञान बेहतर होगा। जैसा पूर्व वक्ताओं ने कहा, ये विशेषकर राजीव जी ने ये बात उठाई थी पत्रकारों की शिक्षा को लेकर के। यदि आप पढ़ेंगे नहीं तो आपका सामान्य ज्ञान कमजोर होगा, आप रिपोर्टिंग ढंग से नहीं कर पाएंगे, विषय को समझ नहीं पाएंगे। तो इसमें तो मेरे ख्याल आप सही परिप्रेक्ष्य में इन सारी चीजों को समझे है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अखबार ही नहीं, किताबें ही नहीं, अखबार भी पढ़ने चाहिए आपको। हाँ राजीव जी, आप कुछ कह रहे हैं शायद। हाँ राजीव जी wants to say something. थोड़ा ये ऐड करना चाहता था कि जिस तरह इन्होंने पूजा जी ने पूछा है। ओके सर, थैंक यू सो मच। You're welcome. You can listen more. राजीव जी बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए, जो भी ट्रेनी जर्नलिस्ट आता है या धीरे धीरे ग्रो करता है, कि हमारी रीडिंग इसलिए ज्यादा जरूरी है कि हमारा एक वर्ल्ड व्यू बनता है, प्लस जो ऑनगोइंग इश्यूज हैं उसका हमारा बैकग्राउंडर तैयार होता है, ताकि कल जब हम उस पर रिपोर्ट करते हैं तो वी ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन जो हम रीडर्स को देते हैं, और रीडर्स उसे पढ़ के मतलब नॉट ओनली अपनी इंफॉर्मेशन उनका बढ़ता है, बट आपके पेपर की क्वालिटी में भी वो रिफ्लेक्ट होता है। बजाय इससे कि हम सिर्फ मतलब एक विशी वॉशी से पिक्चर दें, जब तक अगर जो पढ़ा लिखा रिपोर्टर होगा वो चीजों को प्रॉपर कंटेक्स्ट में प्लेस करके आपको देगा, तो उससे पेपर की भी विश्वसनीयता जो है वो बढ़ेगी। थैंक यू राजीव जी। आदित्य जी, आपसे एक वैसे आपका नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं आपके पास डाल रही हुई क्वेश्चन चैट बॉक्स में। मीडिया नियमन और न्यूज़पेपर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बताएं। ये मीडिया स्टूडेंट्स का प्रश्न है। मीडिया नियमन, आई थिंक शी मीन्स बाय रजिस्ट्रेशन। आई थिंक ये रजिस्ट्रार अथॉरिटी होता है, और एक पर्टिकुलर नंबर होता है जिसकी सर्कुलेशन होनी चाहिए एज पर द रिक्वायरमेंट। आप किस लेवल पे आप उसकी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, अगर आप उस लेवल के नंबर पे सर्कुलेशन तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद ही आपकी जो मैं नहीं बता पाऊंगा, बट ये वेरी करता है कि आप लोकल लेवल पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, स्टेट लेवल पे रजिस्ट्रेशन हो रही है, वो सर्कुलेशन पे डिपेंड करता है आप। ओके, थैंक यू सर। ये अखबार शुरू, एक मिनट आदित्य जी, इनकी जानकारी के लिए, यदि अखबार शुरू करना है तो जिस जिले से अखबार निकलना चाहते हैं, ये वहाँ के कलेक्टर के ऑफिस में जाके ये एप्लीकेशन सबमिट करें। वो एप्लीकेशन RNI को जाएगी, और वहाँ से वो टाइटल, जो टाइटल उन्होंने दिए हैं, यदि वो टाइटल फ्री होगा तो टाइटल इनको अलॉट हो जाएगा। फिर इनको डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा, और अलग से कोई नियमन मीडिया पर नहीं है, वही नियम है जो इस देश के आम नागरिक पर लागू होते हैं। तो उसकी चिंता ये नहीं करें
कि किसी तरह के नियमों के बंधन में है। और आपने जो कहा कि नियमों के हिसाब से, वो मेरे ख्याल मूलतः जो विज्ञापन वाली गणित है कि आप अपने स्टेट से अप्रूव्ड हैं, DAVP से अप्रूव हैं, तो जो इनका सर्कुलेशन का फिगर है उसके हिसाब से फिर होगा। यदि कम संख्या में भी अखबार छप रहा है तो उसमें कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है इनको, और कहीं मेरे ख्याल बताने की जरूरत नहीं है कि हम इतनी कॉपीज छापेंगे या ये करेंगे। फिर आता है आपके पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, जो मासिक अखबार तक हैं उनको पोस्टल कंसेशन में छूट देते हैं, उसका अलग से रजिस्ट्रेशन होता है। लेकिन मेरे ख्याल इस चर्चा को अपन सीमित रखें जो आज का अपना विषय है, क्योंकि ये तो फिर मीडिया की क्लास शुरू हो जाएगी, अपनी बहुत विस्तार हो जाएगा। कभी चर्चा हुई तो मीडिया एथिक्स पर, इससे जुड़े हुए विषयों पर अपन फिर बात करेंगे। कोई भी सवाल हो तो जो आज के विषय पर केंद्रित है वहां तक सीमित रखिए उसका। सर एक सवाल है, प्रोफेसर गिरीश आप ले सकते हैं। वैसे आपका नाम लिख दिया है बानावत सर, लेकिन क्योंकि हमारे साथ गिरीश जी हैं तो आप जवाब दे सकते हैं सर। आजकल प्रिंट मीडिया में संपादक पद लगभग लुप्त प्राय हो गया है, खानापूर्ति भर है। आजकल मालिक के हिसाब से खबरें चुनी जाती हैं। इस चीज से उबरने के लिए शिक्षकों और पत्रकार संगठनों सहित संपादकों का क्या कदम उठाए जाने चाहिए? मनीष कुमार शुक्ला जी ने ये प्रश्न पूछा है। आपका सवाल बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा सवाल है। यही सच्चाई है कि अखबारों में आजकल संपादक नहीं है। जो संपादक नाम है वो काम कुछ और करते हैं, उनको दूसरे काम दिए जाते हैं, और वो काम इतने ज्यादा होते हैं, उन्हें इतनी ज्यादा तरह की रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। रिपोर्टिंग का यहाँ मतलब है न्यूज से नहीं, दूसरी तरह की रिपोर्टिंग, कि कौन कौन से अखबारों में से हमारा कंपैरिजन क्या था, हमारा अखबार कैसा था, दूसरों के अखबार कैसे निकले, हम कहाँ पीछे रहे, कहाँ हम आगे रहे, आगे आने वाले समय में हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और दूसरा, अखबार बहुत सारी सी प्रतियोगिताएं कराते रहते हैं। इस समय पर हिंदी जर्नलिज्म थोड़ा बढ़ रहा है, जैसे दुनिया भर में सब घट रहे हैं दूसरे, जैसा मैंने आपको और लोगों ने भी बताया, हिंदी थोड़ा बहुत बढ़ रहा है। उसकी वजह क्या है कि तमाम अखबार कूपन की योजना लेकर के, इनामी योजना लेकर के, तरह तरह की योजनाएं लेकर के आते रहते हैं। आए दिन उन्हें इस तरह की चीजों में ज्यादा बिजी रहना पड़ता है। संपादक संपादन का काम करते ही नहीं है। लेकिन ये स्थिति ऐसी भी है साथ में जिसमें हम और आप या कोई इसमें कुछ नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं? हमारा तो है नहीं अखबार। अखबार तो एक बिजनेस है, आज की तारीख में एक प्योरली बिजनेस है, और उसका उद्देश्य प्रॉफिट अर्निंग है, किसी भी दूसरी बिजनेस की तरह। आप ये नहीं कह सकते कि आज परमिशन लेकर के अखबार या पत्रकारिता चल रही है, तो वो तो एक बिजनेस है। और बिजनेस जो चला रहा है, जो उसका ओनर है, वो अपने टर्म्स पर चलाएगा, और जो उसको सूट करेंगे लोग उनको रखेगा, जो पॉलिसीज उसको सूट करेंगी उन पॉलिसीज को फॉलो करेगा। ऐसे में अगर संपादक के पद का महत्व घट गया है तो इन हालातों में जो इंडस्ट्री से बाहर का कोई व्यक्ति है वो कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, ये बात जरूर है कि आप जब अखबार के अंदर हो, जैसा अभी आपने बताया कि आप अध्ययन करके, आप पढ़ करके अच्छी क्वालिटी की चीजें आगे लाने की कोशिश करें, उन्हें प्रमोट करने की कोशिश करें, बस केवल इतना ही संभव है। राइट सर। गिरीश जी, मुझे लगता है जो बात आदित्य जी ने उठाई थी अपने वक्तव्य में, एक नया बिजनेस मॉडल पर सोचने की, मुझे लगता है डिजिटल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है वहां भी ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या हम कोई, क्योंकि कुछ अखबारों ने, मेरे ख्याल हिंदू जैसे अखबार हैं, उन्होंने अपने डिजिटल एडिशन का भी प्राइस लेना शुरू किया है। यदि आप पैसा नहीं देंगे तो वो एडिशन नहीं खुलेगा उसमें। तो ये चूंकि पूरा बिजनेस मॉडल है। मैं कल ही एक लोकल अखबार में खबर देख रहा था, INS ने एक विज्ञप्ति जारी करके सरकार से एक पैकेज की मांग की है पत्रकारों के लिए, अखबारों के लिए। इस वर्ष कोरोना काल में लगभग 12,000 करोड़ रुपए के विज्ञापन का लॉस हुआ है, और ये साल खत्म होते होते उन्होंने ये आशंका प्रकट की कि 16,000 करोड़ तक हो जाएगा। आज का जो हमारा एक स्थानीय अखबार, उसने खबर छापी है फ्रंट पेज पे कि ये OTT प्लेटफॉर्म लगभग 360 करोड़ रुपए का बिजनेस अभी है, और अगले साल तक ये बिजनेस हो जाएगा 36,000 करोड़ रुपए का। तो देखिए, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जिसकी बात अभी हमारे और वक्ताओं ने भी की, ये एक बहुत बड़ी चुनौती न सिर्फ जो वर्तिका जी ने कहा था कि न सिर्फ प्रिंट मीडिया के लिए, बल्कि जो दूसरे माध्यम हैं उनके साथ भी ये खड़ी होने वाली है। क्योंकि आपने भी ये बात उठाई थी कि गूगल और फेसबुक जैसे जो बड़े प्लेटफॉर्म है, ये विज्ञापन का 70% शेयर लेकर के जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या जब हम अपेक्षा करते हैं किसी दूसरे से, तो एक पाठक के रूप में, दर्शक के रूप में, श्रोता के रूप में क्या कहीं हमारी भूमिका है, हम भी उसमें सहभागी बन सकते हैं? क्योंकि जब सारे का सारा सिस्टम ही विज्ञापन पर आके टिक गया है, तो बेचारा वो संपादक या मालिक वो जो है वो उसी पर कहीं निर्भर है, और इसलिए शायद ये सारे दबाव उसके ऊपर पड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो एक बात की थी आदित्य जी ने, जो बात छेड़ी थी एक नए बिजनेस मॉडल की,
क्या कहीं उस पर विचार किया? हिंदू आज 10 रुपए का अखबार आ रहा है, वो उसकी अपनी एक विशिष्ट रीडरशिप है। तो क्या हम भी, और अब तो ये एक नारा नया लगने लगा है कि यदि आप सही सूचना चाहते हैं तो उसके लिए पे कीजिए, हम सब कुछ निःशुल्क क्यों चाहते हैं? बहुत पहले दिल्ली प्रेस ने एक विज्ञापन शुरू किया था कि जब आप मांग कर खाते नहीं है, मांग कर पहनते नहीं है, तो मांग कर पढ़ते क्यों हैं? बहुत पुरानी बात है, जब ये मैगजीन एक्सचेंज होती थी। तो अब उस बात को दूसरे रूप में कहा जा रहा है कि यदि आप विश्वसनीय सूचना चाहते हैं तो हम उसके लिए पे करें। तो मुझे लगता है जब ऐसी स्थितियां होंगी तब शायद अखबारों का आर्थिक आधार मजबूत हो पाएगा। तब जो अपेक्षाएं हम करते हैं कि वो आम आदमी के सरोकार बने, वो ग्रामीण क्षेत्रों की जो समस्याएं हैं उन पर चिंतन करें, या जो एक व्यापक उसमें आप उनसे अलग अलग क्षेत्रों की जो उनसे कल्पनाएं कर रहे हैं, भाषा की विकृति पर आप चिंता प्रकट कर रहे हैं, शायद एक सीमा तक हम उस पर कहीं विजय प्राप्त करने पर या उस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाने की दिशा में सफल हो पाएंगे। मुझे कम से कम ये महसूस होता है। So we have one more question here. We have rather two questions. This one, if Professor Nanda is there, I would like to put this question to her. This question is Yes, just I'm a here. moment. It is yes, just a moment, Dr. Nanda. Shama is asking, whereas this thing has been discussed already by all these speakers, but still I would like you to focus upon it. What advice would you give to the editor of print media to improve? Shama is asking, what advice would you give to the editor of print media to improve? First of all, I don't understand what kind of things we want them to improve. अब एडिटर्स ही इतने कम हैं, सो जो आपके पास बाकी हैं, what would you suggest them to improve? I don't understand the question. If the person can clarify it further, I'll be happy to answer it. But personally speaking, I feel, if I have understood it correctly, I think कि हम लोग जब जर्नलिज्म में आए थे और उससे बहुत पहले भगत सिंह से बड़ा जर्नलिस्ट और कौन होगा? भगत सिंह जेल से लेटर टू द एडिटर लिखा करते थे, और जो लोग प्रिंट मीडिया से जुड़े हैं उन्हें मालूम है कि लेटर्स टू द एडिटर पूरे के पूरे अखबार का बैकबोन है। और कई सालों तक ये माना जाता था कि अगर आप अपनी भाषा को इम्प्रूव करना चाहते हैं या न्यूज एंड करंट अफेयर्स को अच्छे से जानना चाहते हैं, देश की पल्स को समझना चाहते हैं, तो आपको लेटर टू द एडिटर को पढ़ना चाहिए। वहां से जर्नलिज्म शुरू होकर अब मुनाफे की जर्नलिज्म पर आ गया है। हम जब विज्ञापन की बात करते हैं, मुझे थोड़ी सी एक चीज में प्रॉब्लम जरूर दिखाई देती है कि नाउ हु इज द किंग? Years we were discussing that content is the king. Now we have almost submitted ourselves to the fact that ad is the king, advertisement is the king. And if that is so, then I'm sorry, this is not journalism. This is absolutely not journalism. So I feel if there's somebody who is an editor, and if I'm asked to give an advice, first of all, I'm not competent enough to give an advice to any editor. But if I have to give an advice, I would certainly suggest that we need to look at the basic concepts of journalism. हम जर्नलिज्म में हैं क्यों? हम इसलिए हैं कि उसके जरिए कमर्शियल वायबिलिटी बढ़नी है, या हम इसलिए हैं कि जो बरसों तक माना गया था कि जर्नलिज्म इज फॉर कम्युनिटी? Is journalism for community or journalism for commerce is a question which every editor, and not only an editor, but every journalist must answer. Yeah, I hope, Shama, you have got the answer. The next question is there. And Pratibha ji, please आप अपना screen share ना करें. Please stop it. आप leave करके वापस join करिए. It's very troublesome, to see the screen of someone else's mobile here. So kindly quit it and rejoin the meeting. Okay, now Alka Rawat has put this question. I would read this question. Rajiv ji, you can answer this, please. And Bhanavat sir, आपका भी इस पे टिप्पणी चाहूंगी. What would be an honest answer if we can give to a student who asks us he can go to print media and have a viable career after 10 years, or should we talk about convergence media only? And how to bridge the gap between industry and academics other than guest professor special lecture? So Rajiv ji, आप देखिए, इस सवाल के दो पहलू हैं। पहला तो ये है कि जो इन्होंने पूछा है कि 10 years down the line, 10 years is a very long time in this industry. तब तक पता नहीं और कौन कौन से मीडियम आ जाएंगे, क्या सिनेरियो होगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से। बट आज का समय ऐसा है कि यस, इवन इफ यू वांट टू एम फॉर
print as a medium, but इसके साथ साथ you will have to learn the other arts. The other arts, I mean, you'll have to learn how to record videos, how to present it in audio form. Maybe you'll also have to learn how to click pictures. Maybe you'll also have to learn कि भी उसको आप एक टीवी के रूप में भी कैसे प्रेजेंट करते हैं, छोटे छोटे इंटरव्यूज. चीजें बहुत जल्दी इवॉल्व हो रही हैं, तो इसलिए 10 वर्ष नीचे की बात आगे की बात करना मतलब बिल्कुल एक इट्स अ वेरी काइंड ऑफ आप समझ नहीं सकते कि ये कोई सवाल खड़ा नहीं होता उसमें, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता कि अगले 10 महीने में क्या होने वाला है. दूसरी चीज जो इन्होंने कही है कि दैट इंटरफेस बिटवीन एकेडमिया एंड द प्रोफेशन. देखिए मतलब आई वांट टू टेल फैक्ट कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो एकेडमिक्स में लोग हैं उनका फील्ड एक्सपीरियंस बहुत नेग्लिजिबल है, या है भी तो बहुत ही एक मतलब रिस्ट्रिक्टेड एक्सपोजर है, तो इसके लिए मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी शुड रिक्रूट पीपल काइंड ऑफ बैलेंस द थिंग. एक तरफ एकेडमिक्स की बहुत ज़रूरत है जो रिसर्च बैकग्राउंड से आए हैं, जो चीज़ों को एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव में डाल के स्टूडेंट्स को पेश करते हैं, पर दूसरी तरफ यू नीड टू हैव पीपल कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द प्रोफेशन विद गुड एक्सपीरियंस हु कैन ट्रेन स्टूडेंट्स इन द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट. एक क्लास में अगर आप स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं, फीचर राइटिंग या कोई और चीज़ आप सिखाते हैं, या आप रेडियो प्रेजेंटेशन सिखाते हैं, तो यू कैन डू दैट बिकॉज द पर्सन इज फ्रॉम द प्रोफेशन, और वो आपको प्रैक्टिकल चीजें सिखाता है. एज ऑफ नाउ ऐसी चीजें कि हम 80% कंटेंट जो थ्योरी की किताबें पढ़ते हैं, दैट इज यूजलेस, दैट इज नॉट यूजवर्दी एनीवेयर अनलेस अनटिल आप रिसर्च में जाने जाते हैं. तो एक अच्छे बैलेंस की बहुत जरूरत है. आई थिंक दैट्स इनफ. Yeah, good enough. Probably, Alka, you might have got your answer. Professor Bhanawat, I would like you also to flash some light upon this. नहीं, मेरे ख्याल राजीव जी ने बहुत बढ़िया तरीके से अपनी बात कही है कि जिस तरीके से जिस तेजी के साथ परिवर्तन हो रहे हैं, तो हम 10 साल बाद का तो आज प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह का दौर आ गया है, ये मल्टीटास्किंग का दौर है. आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले हम बच्चे से पूछते थे कि प्रिंट में जाना है, कि रेडियो में जाना है, कि टीवी में जाना है, कि पब्लिक रिलेशंस में जाना है, एडवर्टाइजिंग में जाना है, किस फील्ड में जाना है. अब ये सब एक दूसरे से इतने मिक्सअप हो गए हैं कि उसकी वो तैयारी अभी होनी ही चाहिए, और सभी तरह का उसको जो एक्सपोजर है वो मिलना चाहिए. राजीव जी ने जो बात कही है कि ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि प्रोफेशन और एकेडमिक्स दोनों का जुड़ाव होना चाहिए, क्योंकि कई तरह के चैलेंजेस हैं. एकेडमिक्स में जो है प्योरली उनकी अपनी चैलेंजेस हैं, जो प्रोफेशन में है जिनको एकेडमिक्स का नहीं वो है आइडिया, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स है. ज़्यादातर हमने ये भी देखा है कि वो कई बार क्लास जो है वो कहानी किस्सों में सुलझ जाती है, और 2, 4, 5 लेक्चर्स के बाद वो आगे खींच नहीं पाते, जबकि पूरा साल होता है, और एक तरफ वो नितांत थ्योरेटिकल चलता है, और उस ज्ञान का जब बच्चा अखबार में जाता है तो उसे कहा जाता है कि जो सीख के आए हो उसे डू लर्न करो, हम नए तरीके से सिखाएंगे. तो मुझे इसीलिए जो प्रोफेशन से बहुत सारे लोग अब टीचिंग में आ रहे हैं. गिरीश रंजन जी हमारे साथ हैं, 30 साल की पत्रकारिता के बाद उन्होंने एकेडमिक्स को चुना है, और अपने आप को उसके लिए उन्होंने ओरिएंट भी किया है. तो मुझे लगता है कि जब वर्तिका जी स्वयं कितने चैनल्स में काम कर चुकी हैं, अब उन्होंने टीचिंग को फिर ऑप्ट किया है, तो इसके भी बहुत सारे कारण हैं, अपन उसमें मेरे ख्याल न जाएं. लेकिन आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि एकेडमिक्स और जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं, दोनों का जो जुड़ाव होगा, तो मुझे लगता है कि जो ट्रेनिंग है वो अच्छी हो पाएगी. और इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि जो विभाग ज़्यादातर डिपार्टमेंट्स हैं उसमें प्रोफेशनल का इंटरेक्शन बराबर बना रहता है, चाहे वो एज ए गेस्ट फैकल्टी आए या किसी न किसी रूप में उनका जुड़ाव रहता है. और बच्चे जब ये वहाँ जाते हैं अपने समर ट्रेनिंग वगैरह में, तो डिफरेंट मीडिया हाउसेस का उनको एक्सपोजर भी मिलता है. ये अलग बात है कि उन मीडिया हाउसेस में कितनी सीरियसली वो जो वहाँ के जर्नलिस्ट हैं वो लेते हैं, और बच्चा खुद कितना सीरियस रहता है, या केवल वो सर्टिफिकेट या कोर्स पूरा करने के लिए वो 1 महीने का या 2 महीने का सर्टिफिकेट लेके आ जाता है. तो मुझे लगता है कॉम्बिनेशन जो है वो अल्टीमेटली बच्चों के लिए लाभदायक रहेगा. Right, sir. Sir, probably now in chat box there are no more questions. So to wind it up, I would like to call you for the vote of thanks, sir. चलिए, आज की जो अपनी चर्चा है, हालांकि बात की चर्चा चूंकि विद्यार्थी इसमें बहुत सारे थे, तो वो उनके व्यक्तिगत जो रुचियां थी उस पर ज्यादा केंद्रित हुई, लेकिन फिर भी मुझे लगता है ये बेसिकली जो आइडिया आया था, ये आदित्य जी से बात करते समय, जब टेलीफोन पे मेरी बात इनसे हो रही थी, तभी ये आइडिया आया था. ये जब टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने बॉम्बे के जो 1-2 एडिशंस केवल डिजिटल शुरू किए थे, उस संदर्भ में जब बात हुई थी, तब मुझे लगा कि इस पर एक चर्चा होनी चाहिए.
और हमारे चारे वक्ताओं ने, और उन्हीं के प्रेरणा से मैंने ये फिर विषय फाइनल किया था। और अभी जो बात आई कि केवल प्रिंट नहीं और विषयों पर भी बात होनी चाहिए, तो हमारी जो अगली वेबिनार है 21 तारीख को, वो हमने सिनेमा पर केंद्रित की है। ये सिनेमा का जो स्वरूप बदल रहा है उस पर क्या इसका असर पड़ने वाला है। आज ही मेरी वहाँ जो एक राजीव श्रीवास्तव जी हैं, बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम है, बहुत रिसर्च उन्होंने किया है कि हर पक्ष प्रभावित हुआ है, शिल्प प्रभावित हुआ है, टेक्नोलॉजी प्रभावित हुई है, कलाकारों की स्थितियां प्रभावित हुई हैं। तो उस पर हम अलग से और चर्चा कर रहे हैं। और आज की बातचीत से मुझे लगा कि टेलीविजन और जो दूसरे मीडिया है इस पर भी अपन एक सेशन उस क्षेत्र के लोगों के साथ इंटरेक्ट कर करके बात कर सकते हैं। तो मुझे इस बात का एक संतोष है कि हमारे चारों वक्ताओं ने अपने अनुभव हमारे साथ शेयर किए। राजीव जी ने चूंकि मीडिया शिक्षण से बात उठाई, पत्रकारों के खुद के स्तर से बात शुरू की कि किस तरह के पत्रकारिता से अलग कामों में उनको लगाया जाता है। मुझे लगता है कि मैंने पिछली जो वेबिनार्स में भी इस बात को रेखांकित किया था कि शायद एक नए मीडिया कमीशन की आवश्यकता है, जो इस दिशा में, कहीं प्रेस काउंसिल ने बीच में ये बात उठाई थी, एक कमेटी बनी थी जिसमें पत्रकारों के लिए मिनिमम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो तय करने की बात भी की गई थी। और वो मीडिया कमीशन फिर बने और कहीं भविष्य की नीति हम तय कर पाए, क्योंकि 40 साल हो गए प्रेस कमीशन को बने हुए, और अब तो मीडिया का जिस तेजी से विस्तार हुआ है तो शायद बहुत ही ज्यादा संभावनाएं विचार विमर्श की बनती हैं। तो जहां राजीव जी ने बात उठाई कि इस तरह का एक न्यूनतम शैक्षिक ज्ञान के साथ साथ वो स्वयं उसमें एक न्यूज सेंस की जो डेवलप हो, रोज पर न्यूज वो विकसित हो और कहीं गंभीरता उसके लेखन में आए, तो शायद हम पत्रकारिता को एक स्वस्थ दिशा में ले जा पाए। आदित्य जी ने जिस नए मॉडल की बात की और जिस उसके आर्थिक तंत्र की बात करते हुए, लेकिन ये सही है कि आप सभी का ये मत रहा कि प्रिंट जीवित रहेगा, लेकिन मुझे लगता है जीवित भले ही रहे लेकिन परिवर्तन, स्वरूप में परिवर्तन व्यापक आएगा। भले ही हम टेलीविजन की इनकी बात, मुझे तो कई बार लगता है हमारी जो किताबें हैं वो अब आउटडेटेड हो गई हैं। हम पहले लिखते थे कि टेलीविजन की ये सीमाएं हैं, वो सीमाएं नई टेक्नोलॉजी ने खत्म कर दी। अब हर चीज टू वे हो गई है। कोरोना के अंदर अमेरिका में, लंदन में और चाइना में बैठे हुए डॉक्टर्स के साथ हम सीधा संवाद कर रहे हैं, फोन इन सवाल भी पूछ रहे हैं। तो ये जो तकनीक जिस तरह से चेंज हुई है, इसने हमारे सारे मीडिया में जो एक, जैसे कहना चाहिए कि एक अंतर संबंध स्थापित हुआ है। तो मुझे लगता, अब तो देखिए अभी गार्जियन में वहां तो एक संपादकीय रोबोट लिखने लगा है। तो ये टेक्नोलॉजी हमें कहाँ ले जाएगी इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। ये 4G, 5G, 6G के दौर में जब हम आएंगे तो एक नई दुनिया देखने को हमको मिलेगी। तो आपने उन सारी संभावनाओं और चुनौतियों का जिक्र किया। डॉक्टर वर्तिका नंदा, जिनके साथ बहुत सारे मंचों पे विचार शेयर करने का मौका मिला, और जेल रिफॉर्म्स के अंदर जो उन्होंने काम किया है वो मेरे ख्याल एक अद्भुत काम किया है आपने, और इसीलिए भारत के राष्ट्रपति ने भी उनको सम्मानित किया। और अभी उन्होंने एक समारोह आयोजित किया था, जो कैदी हैं वहाँ जेल के, उनकी जो इस तरह की जेल में रहते हुए उन्होंने जो कोरोना काल में जिस तरह से प्रयत्न किए, उन्होंने तिनका तिनका पुरस्कार से, जो इनकी एक मुहिम उन्होंने चला रखी है देश के विभिन्न जेलों में जिस तरह से काम कर रही हैं, उस तरह से उन्होंने पुरस्कृत किया। और टीचिंग से भी जुड़ी रही, प्रिंट और टेलीविजन दोनों के साथ काम किया, और उन अंदरूनी हालातों को लेकर के। और ये सही है कि जिस बात को आपने कहा और गिरीश जी ने भी कहा कि गंभीर पत्रकारिता, उसके साथ सर्वाइवल की तो चुनौतियां हमेशा रहेंगी, क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि वो नेगेटिव चीजों की ओर सहज रूप से आगे बढ़ता है। तो किस तरह से हम नकारात्मकता से सकारात्मक की ओर बढ़ें, यही शायद जो एक हमारे चिंतक हैं, कम्युनिकेटर हैं, मीडिया टीचर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि किस तरह से। और मुझे लगता है कि इस देश के दर्शक, श्रोता और पाठक की मनोवृत्तियां अभी इतनी खराब नहीं हुई हैं कि वो ये सब खराब देखने के लिए ही अभिशप्त है, पढ़ने के लिए अभिशप्त है या सुनने के लिए अभिशप्त है। अच्छी चीज परोसी जाए, चाहे वो प्रिंट है, चाहे रेडियो है या टेलीविजन है। लेकिन ये जरूर मैं मानता हूं कि इस तकनीक ने आम आदमी को एक ऐसा मंच दिया है जो लगभग निशुल्क है, जहां उसकी आवाज में दम है, जहां उसकी बात में मौलिकता है। यूट्यूब ब्रॉडकास्ट योरसेल्फ दुनिया के हर उस हिस्से में पहुंच सकने में सक्षम है जहां उसकी भाषा को समझा जाता है। आज अखबार की अपनी सीमाएं हैं, एडिशन सीमित है, लेकिन इस आभासी मंच ने आपको इतनी बड़ी ताकत दी है। आप ब्लॉग्स के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, एक ट्वीट यदि आप करते हैं जहां शब्दों की सीमा है, वहां भी आपकी क्रिएटिविटी झलकती है।
आप पूरी की पूरी मुहिम को अपने साथ ले जा सकते हैं, जन समूह को। मुझे लगता है कि सामाजिक परिवर्तन की दिशा में तो जिस तरह से वेब मीडिया आया है, इसकी संभावनाओं को भी हमें पहचानना होगा और किस तरह से इसका सकारात्मक उपयोग किया जाए। वो आपका कहना बिल्कुल सही है कि इसमें संपादकीय नियंत्रण नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये माध्यम सूचनाओं के लोकतांत्रिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा मंच आम आदमी के हाथ में है। तो इस सारे दौर में इन सारी चुनौतियों की जिस तरह से प्रोफेसर तिवारी, आदित्यकांत जी, राजीव जी और डॉक्टर वर्तिका नंदा ने जिस तरह से इन सबको हमारे साथ विषय को स्पष्ट किया और विचार के लिए एक नई खुराक दी, और आज तो रजिस्ट्रेशन भी हमारे पास 186, जो मेरे पास लास्ट इंफॉर्मेशन लगभग 200 के आसपास मान लीजिए आप कि यह संख्या पहुंची है। और अभी मैं इसमें देख रहा हूँ 59 तक मैक्सिमम पहुंचा था जिन्होंने अटेंड किया, और अभी भी 36 पार्टिसिपेंट्स मुझे इस संख्या में दिख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इस विषय के प्रति एक उत्साह और अभिरुचि सबकी बनी हुई है कि हम इसको समझें। आप सभी ने अपना समय दिया। चारों विशेषज्ञों के पैनलिस्ट के प्रति मैं आभारी हूँ। डॉक्टर उषा साहनी जिन्होंने इसका सुंदर संचालन किया, और पृथ्वी सेंगर जो इसकी तकनीकी सहयोगी के रूप में हमारे साथ शुरू से जुड़ी हुई हैं, और जो सारे पार्टिसिपेंट जो पिछले 2 घंटे से इस वैचारिक चर्चा में अपनी पूरे मनोयोग के साथ एक तरह से इस वैचारिक यज्ञ में जो आहुति दे रहे हैं, मैं उनके प्रति भी आभारी हूँ। इस सूचना के साथ फिर हमारी मुलाकात 21 दिसंबर को 4 बजे होगी, सिनेमा के बदलते स्वरूप पर चर्चा करने के लिए कुछ विशेषज्ञों के साथ, मीडिया शिक्षकों के साथ, जो भी आप में से फ्री हों। और जैसा मैंने शुरू में कहा था कि हम इसकी पूरी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और इस रिकॉर्डिंग को मैं अभी आधा 1 घंटे के अंदर आप चारों पैनलिस्ट के पास भिजवा दूंगा। आप अपने सोशल मीडिया के थ्रू और हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इस यूट्यूब लिंक को हम सभी जगह प्रसारित कर देते हैं, ताकि जो विचार आपने यहाँ दिए हैं उन्हें हम एक व्यापकता दे सकें, इस चर्चा को और आगे बढ़ा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः धन्यवाद, शुभकामनाएं, जय हिंद, जय भारत।